Hello everyone, welcome to my channel. Let's read and learn with Jyotsna. Today we will start chapter 3 of class 10th NCERT chemistry, that is metals and non-metals. इससे पहले हम चैप्टर 1 एंड 2B केमिस्ट्री का पूरा पढ़ चुके हैं एनसीईआरटी से वर्ड टू वर्ड रीड करके। तो जिन्होंने भी वो वीडियोस नहीं देखी हैं प्लीज़ जाके वो वीडियोस ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इन क्लास 9th यू हैव लर्नड अबाउट वेरियस एलिमेंट्स। क्लास 9th में हमने वेरियस एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा है, मतलब आप लोगों ने पढ़ा होगा। यू हैव सीन दैट एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज मेटल्स और नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। हमने देखा था वहाँ पे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में हम डिफरेंट एलिमेंट्स को कैटेगराइज कर देते हैं, क्लासीफाई करते हैं, किस बेसिस पे? उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे। तो थिंक ऑफ सम यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन योर डेली लाइफ। तो अपने डेली लाइफ में, रोज़ाना की ज़िंदगी में मेटल्स और नॉन मेटल्स के जो यूजेस हैं हमें उन्हें वो देखना है। What properties did you think of while categorizing elements as metals और non metals? और आप क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हम देखते हैं जब हम एलिमेंट्स को कैटेगराइज कर रहे होते हैं मेटल्स में और नॉन मेटल्स में। हाउ आर दीज प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड टू द यूजेस ऑफ दीज एलिमेंट्स? ये प्रॉपर्टीज़ कैसे रिलेटेड हैं इन एलिमेंट्स के यूजेस से? तो देखते हैं पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब वो देखने में कैसा है वो एलिमेंट, उसकी स्टेट कैसी है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैशियस है, क्या वो कंडक्टर है अच्छा, या उसकी डेंसिटी क्या है, मेल्टिंग पॉइंट्स वगैरह, और ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इन सबको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। देखने में कैसा लग रहा है। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, जैसे कि हमने चैप्टर 1 में भी देखा था कि जिसमें हम केमिकली रिएक्ट करवा के देखते हैं डिफरेंट कंपाउंड्स को, डिफरेंट एलिमेंट्स को, और फिर हमें एक न्यू प्रोडक्ट मिलता है जिसमें अरेंजमेंट ऑफ एटम्स चेंज होता है, एलिमेंट्स सेम रहते हैं, बट हमें एक न्यू कंपाउंड मिलता है विद अ टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी, राइट। तो वो हमें देखना है। तो सबसे पहले हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखने की क्या होती है। मेटल्स, द इजीएस्ट वे टू स्टार्ट ग्रुपिंग सब्सटेंसेस इज़ बाय कंपेयरिंग देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। सबसे इजी तरीका है कि किसी सब्सटेंसेस को ग्रुप करने का कि पहले हम उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करें। Let us study this with the help of following activities. For performing activities 3.1 to 3.6, collect the samples of following metals: iron, copper, aluminium, magnesium, sodium, lead, zinc and other metal that is easily available। तो हम यही फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करेंगे मेटल्स की और देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंस है इनमें, क्या है क्या नहीं। तो 3.1 से 3.6 तक की जितनी एक्टिविटीज़ है उस सबके लिए हमें मेटल्स चाहिए होंगे। तो जैसे कि इन्होंने कहा कि आयरन, कॉपर, डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स को हम ले लेंगे। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ये सब क्या है? ये सब मेटल्स हैं। तो एक्टिविटी 3.1 में क्या है? टेक सम सैम्पल्स ऑफ आयरन एंड कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम, नोट द अपीयरेंस ऑफ ईच सैम्पल। तो हम पहले इन मेटल्स को देखेंगे कि ये देखने में कैसे लग रहे हैं। Clean the surface of each sample by rubbing them with sandpaper and note their appearance again। और उसको फिर हर एक मेटल के सरफेस को हम सैंड पेपर से क्लीन करेंगे रब करके, और फिर देखेंगे कि अब उसका अपीयरेंस कैसा है। मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट हैव अ शाइनिंग सरफेस। मेटल्स जो होते हैं जब वो अपनी प्योर स्टेट में होते हैं तो उनका सरफेस कैसा होता है? शाइनिंग सा होता है सरफेस, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटेलिक लस्टर। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? मेटेलिक लस्टर। तो हम क्या कहते हैं? मेटल्स क्या होते हैं? लस्ट्रस होते हैं अपीयरेंस में, और क्या होती है? उनकी हाईली पॉलिश्ड सरफेस होती है ना। अगर कॉपर मेटल का कोई हमारे पास बर्तन है तो अगर हम उसे अच्छे से रब करके धोते हैं तो कैसे चमक जाता है, ऐसे ही सारे जितने भी हमारे मेटल्स हैं इनका क्या एक प्रॉपर्टी होती है? मेटेलिक लस्टर होती है, कि वो उनका जो अपीयरेंस होता है लस्ट्रस होता है, हाईली सरफेस पॉलिश सरफेस होता है। अब है हमारा एक्टिविटी 3.2। टेक स्मॉल पीसीज ऑफ, वही यही सारे जो एलिमेंट्स हैं आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, इन सब के छोटे छोटे पीसीज हमें लेने हैं और हम इन्हें काटने की कोशिश करेंगे। किससे? नाइफ से। एंड नोट योर ऑब्जर्वेशंस। होल्ड अ पीस ऑफ सोडियम मेटल विद अ पेयर ऑफ टोंग्स। लेकिन जब हम सोडियम मेटल के साथ डील करेंगे तो उसे हमें ऐसे सीधे हाथ नहीं लगाना होता, उसको हमें उसको टोंग्स वगैरह की हेल्प से पकड़ना होगा। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है इसमें? ऑलवेज हैंडल सोडियम विद केयर, ड्राई इट बाय प्रेसिंग बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ अ फिल्टर पेपर, पुट इट ऑन अ वॉच ग्लास एंड ट्राई टू कट इट विद अ नाइफ, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो ये जो सोडियम मेटल होता है ये कैसा होता है? ये सॉफ्ट होता है,
और इसे हम आप जब भी लेबोरेटरी में जाएंगे और सोडियम मेटल होगा तो वो हमेशा केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं। ये आपने 9th में भी पढ़ा ही है कि केरोसिन में हम सोडियम को जो है स्टोर करके रखते हैं, और जब हम उसे हमारे को सोडियम मेटल दिया जाता है तो थोड़ा थोड़ा ही दिया जाता है लैब में। ठीक है, लैब असिस्टेंट्स जो होते हैं वो आपको बहुत ही ध्यान से देते हैं, और हमें उसे डायरेक्टली टच नहीं करना होता है, अदरवाइज इट कैन बर्न योर स्किन ऑल्सो। तो उसे सबसे पहले हमें टोंग्स की हेल्प से पकड़ के, और फिल्टर पेपर होता है ना उसमें, उसके बीच में हम प्रेस करके पहले हम उसे ड्राई करते हैं, और फिर उसे हम नाइफ वगैरह से कट करते हैं, तो वो काफ़ी सॉफ्ट होता है और ईजिली कट जाता है, और हमें वो शाइनी सा भी दिखता है। ठीक है, केरोसिन में क्यों स्टोर करते हैं, ये भी हम पढ़ा ही होगा प्रीवियस क्लासेस में, कि सोडियम मेटल क्या होता है, हाईली रिएक्टिव मेटल होता है। जैसे ही वो एयर और वाटर के कांटेक्ट में आता है तो वो विगरसली रिएक्ट करता है। अगर आप वाटर के कांटेक्ट में सोडियम आ जाएगा तो इवन आग भी लग सकती है, इट कैन कैच फायर ऑल्सो। इसलिए हम उसको केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं, ऐसे हम ओपनली रख सकते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये दिया हुआ है। और ये जो कॉपर, आयरन और एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ये कैसे हैं, ये हार्ड मेटल होंगे ऑब्वियसली, ये तो हार्ड होते हैं, हमें पता ही है, नाइफ से कट तो जाएंगे बट हमें थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी, जबकि सोडियम मेटल सॉफ्ट होता है, वो आसानी से कट जाएगा। यू विल फाइंड दैट मेटल्स आर जनरली हार्ड। तो आप क्या नोटिस करेंगे कि मेटल्स जनरली कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। जैसे मैंने बताया आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये कैसे हैं, हार्ड होते हैं। द हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। और क्या हार्डनेस जो है कि कितना मेटल, कौन सा मेटल कितना हार्ड होगा, वो डिपेंड करेगा कि मेटल टू मेटल की कौन सा मेटल है। एक्टिविटी 3.3, टेक पीसीज ऑफ आयरन, जिंक, लेड एंड कॉपर। हमें फिर से वही आयरन, जिंक और लेड और कॉपर के पीसेस लेने हैं। प्लेस एनी वन मेटल ऑन अ ब्लॉक ऑफ आयरन एंड स्ट्राइक इट 4 or 5 टाइम्स विद अ हैमर। और हमें एक एक पीस को आयरन के ब्लॉक पे रखना है, और उसे फिर हमें हैमर से, हथौड़ी से 4-5 बारी स्ट्राइक करना, मारना है। वट डू यू ऑब्जर्व, रिपीट विद अदर मेटल्स। हर एक मेटल के साथ यही प्रोसेस करना है। रिकॉर्ड द चेंज इन द शेप ऑफ दीज मेटल्स। तो इससे क्या होगा, इन ये जितने भी हमने ये मेटल लिए थे, आयरन, जिंक, लेड एंड कॉपर, इनको जब हम हथौड़ी से स्ट्राइक करेंगे, मारेंगे आयरन ब्लॉक के ऊपर रख के, तो ऑब्वियसली इनकी शेप चेंज हो जाएगी। कुछ कुछ तो अगर जब कम हार्ड होंगे वो जल्दी से थोड़ा सा अपनी शेप चेंज कर लेंगे, वेयर एज जो आयरन है ये सब क्या होगा, ये थोड़ा टाइम, इनको थोड़ा सा वही शेप चेंज करने में हमारे को दिक्कत आएगी, थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी, बट हो जाएगी। यू विल फाइंड दैट सम मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। तो हम देखेंगे कुछ मेटल्स को हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब हैमर से जब हमने हथौड़ी से मारा उनको, तो वो थिन शीट्स में हमने उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको बार बार स्ट्राइक करके। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मेलिएबिलिटी, ये वर्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मेलिएबिलिटी क्या होती है ये। तो यानी कि द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स टू बी कन्वर्टेड इनटू अ थिन शीट्स, इसी को हम कहते हैं मेलिएबिलिटी। डिड यू नो दैट गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलिएबल मेटल्स। तो जो हमारे गोल्ड और सिल्वर होते हैं वो सबसे ज़्यादा मेलिएबल मेटल्स होते हैं, ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से सबसे ज़्यादा मेलिएबल मेटल्स हैं, क्या हैं, गोल्ड एंड सिल्वर। लिस्ट एक्टिविटी 3.4, लिस्ट द मेटल्स हुज वायर्स यू हैव सीन इन डेली लाइफ। ऐसे मेटल्स बताइए जिनके वायर्स आपने अपनी डेली लाइफ में यूज़ किए हैं। तो एक तो हमें कॉपर का पता ही है, सबने इलेक्ट्रिक वायर्स में यूज़ किया जाता है कॉपर, सभी ने देखी होंगी वो वाली वायर्स। आयरन की वायर्स भी होती हैं, वो जब हम आयरन गॉज वगैरह इन सब में यूज़ करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक वायर्स में तो नहीं यूज़ करते हैं, बट आयरन की भी वायर्स होती हैं। द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। तो ये एबिलिटी मेटल्स की कि वो थिन वायर्स में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, डक्टिलिटी। तो ये डक्टिलिटी और मेलिएबिलिटी, ये दोनों ही टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको डेफिनेशन यहाँ मिल गई है। अगर हम जो बात की जाएगी कि द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स, तो वो प्रॉपर्टी है मेलिएबिलिटी। और अगर द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, तो ये है प्रॉपर्टी डक्टिलिटी। ये इन दोनों की क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई।
हमने देखा गोल्ड एंड सिल्वर जो है सबसे ज़्यादा मेलेबल मेटल्स हैं, और यहाँ पे गोल्ड भी आपको फिर से आएगा डक्टिलिटी में। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, ये रहा, gold is the most ductile metal. You will be surprised to know that a wire of about 2 kilometer length can be drawn from 1 gram of gold. 1 gram of gold से हम 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हैं, वायर बना सकते हैं। तो इतना ज़्यादा डक्टाइल होता है गोल्ड। तो सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल कौन सा है? गोल्ड है। और मेलेबल पूछेंगे तो गोल्ड और सिल्वर दोनों है। गोल्ड का 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हैं कि, तो समझ सकते हैं आप कि कितना ज़्यादा डक्टाइल है गोल्ड। इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी दैट मेटल्स कैन बी गिवन डिफरेंट शेप्स अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। तो यही जो प्रॉपर्टी है मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी, इन्हीं की वजह से मेटल्स को हम अलग अलग शेप्स दे सकते हैं अपनी ज़रूरतों के हिसाब से। या तो हमें शीट्स चाहिए तो हम शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं उनको, और अगर हमें वायर्स की ज़रूरत है तो हम वायर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और दूसरी शेप्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैन यू नेम सम मेटल्स दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल्स? क्या आप कुछ मेटल्स के नाम बता सकते हैं जिनको हम कुकिंग वेसल्स यानी खाना बनाने वाले जो कुकिंग में यूज़ होते हैं बर्तन, उनके में यूज़ करते हैं? तो आपने अपने घरों में भी देखा होगा, कॉपर का होता है, ठीक है, एल्युमिनियम के भी होते हैं। डू यू नो वाई दीज मेटल्स आर यूज फॉर मेकिंग वेसल्स? क्या आपको पता है कि ये मेटल्स कुकिंग वेसल्स के उसमें क्यों यूज़ होते हैं? लेट अस डू द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट द आंसर। तो ये अब इसके लिए भी कि भाई हम कुछ मेटल्स को कुकिंग वेसल्स में कैसे यूज़ कर लेते हैं, क्या उनकी ऐसी प्रॉपर्टी होती होगी जिसकी वजह से हम उन्हें कुकिंग वेसल्स में यूज़ करते हैं। टेक एन एल्यूमिनियम और कॉपर वायर, एक हमें एल्युमिनियम या फिर कॉपर की एक वायर लेनी है। क्लैम्प दिस वायर ऑन आ स्टैंड, तो उस वायर को हमें, जैसे कि इस डायग्राम में दिख रहा है कि ये वायर जो है इन्होंने यहाँ पे बांध रखी है क्लैम्प की हेल्प से, और ये स्टैंड है, इसमें हमने कॉपर की वायर या एल्युमिनियम की वायर को अटैच कर दिया। फिक्स अ पिन टू द फ्री एंड ऑफ द वायर, ये जो फ्री एंड है वायर का, एक तो साइड से हमने उसको यहाँ पे फिक्स कर रखा है, और दूसरा फ्री एंड जो है वहाँ पे हमें क्या करना है, पिन जो है हमें अटैच करनी है विद द हेल्प ऑफ अ वैक्स, मतलब वैक्स से हम पिन को फिक्स कर देंगे वहाँ पे, ठीक है। हीट द वायर विद अ स्पिरिट लैम्प, अब इस वायर को हम देख रहे हैं, ये स्पिरिट लैम्प है, इस वायर को हम यहाँ से हीट दे रहे हैं। हीट द वायर विद द स्पिरिट लैम्प, कैंडल और अ बर्नर नियर द प्लेस वेयर इट इज क्लैम्प्ड, वही या तो आप कैंडल की हेल्प से या स्पिरिट लैम्प, यानी किसी भी, मतलब आपको जस्ट हीट देनी है, वो चाहे बर्नर से दीजिए, स्पिरिट लैम्प या कैंडल, किसी से भी। वट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर सम टाइम, तो क्या ऑब्जर्व करेंगे? नोट योर ऑब्जर्वेशन, डज द मेटल वायर मेल्ट, अपनी ऑब्जर्वेशन बताइए, और क्या मेटल वायर मेल्ट कर जाएगी? द अबव एक्टिविटी शोज दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। तो हम जब देखेंगे, जब वायर को यहाँ से हीट कर रहे हैं हम, इस वाले पॉइंट पे हीट कर रहे हैं, और थोड़ी देर में हमें दिखेगा कि ये पूरी वायर ही क्या हो जाएगी, हीट हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, और ये जो हमने वैक्स से पिन जो है अटैच की थी, फिक्स की थी, ये वैक्स पिघल जाएगा, और ये पिन जो है क्या हो जाएगी, गिर जाएगी नीचे, ड्रॉप आउट हो जाएगी, ठीक है ना। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि मेटल जो है हीट को कंडक्ट करते हैं, मतलब हमने सिर्फ एक ही पॉइंट पे हीट दी थी और पूरी वायर हीट हो गई, पूरी वायर गर्म हो गई, और वो जो पिन हमने एक एंड पे की थी फिक्स, उस वो भी जो है हमारा वैक्स पिघल गया और वहाँ तक हीट पहुँच गई और पिन जो है नीचे गिर गई, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं, एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स का क्या मतलब है कि वो पूछ रहे थे ना कि डज द मेटल वायर मेल्ट, क्या मेटल वायर जो मेल्ट हो जाएगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हाई मेल्टिंग पॉइंट है, उसको मेल्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा हीट की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत है। तो वो जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है, जिस टेम्परेचर पे वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा मेटल, उसे हम कहेंगे कि वो उसका मेल्टिंग पॉइंट है। बट इतनी हीट से वो मेल्ट नहीं होगा, ठीक है। यानी कि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कैसा है, बहुत ज़्यादा है, उसके लिए हमें ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, वो उस टेम्परेचर तक हमें पहुंचना पड़ेगा जिस पे वो मेल्ट होना शुरू हो जाए, इतनी हीट से नहीं होगा। तो इससे हमें पता चल गया कि वायर मेल्ट नहीं हुई और पूरा वायर जो है गर्म हो गई थी एक ही पॉइंट पे हीट देने से। तो मेटल्स क्या हैं? गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट्स हैं। द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर, और सबसे ज़्यादा बेस्ट कंडक्टर्स कौन है हीट के मेटल्स में? सिल्वर एंड कॉपर, ये दोनों क्या हैं? बेस्ट कंडक्टर हैं। मेलिएबल में देखा गोल्ड और सिल्वर थे, मोस्टली जो सबसे ज़्यादा मेलिएबल थे वो क्या थे? गोल्ड एंड सिल्वर।
और सबसे ज़्यादा डक्टाइल कौन सा था, गोल्ड। और सबसे ज़्यादा अच्छे बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट कौन से हैं, सिल्वर एंड कॉपर। ये सारे नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लेड एंड मरकरी आर कंपेरेटिवली पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। जो लेड और मरकरी हमने लिया था वो भी मेटल्स हैं, ये कैसे हैं, पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट हैं। डू मेटल्स ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्या मेटल्स कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को भी, हीट तो करते हैं, ये देख लिया हमने एक्टिविटी से, इलेक्ट्रिसिटी को भी करते हैं। देखते हैं एक्टिविटी 3.6 सेटअप एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन इन फिगर 3.2। ये हमें ऐसे इलेक्ट्रिक सर्किट लगाना है, ये बैटरी हमने ली हुई है, ठीक है, बल्ब भी हमने अटैच कर दिया, स्विच भी लगाया हुआ है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो दो एंड्स हैं, हमने जो वायर के एंड्स हैं जहाँ पे बैटरी से अटैच है, उसके बीच में हम यहाँ पे अपना मेटल रखेंगे जो भी हम यूज़ करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स यूज़ कर रहे हैं ना हम यहाँ पे, ठीक है। यू मस्ट एक मिनट, सेटअप एन इलेक्ट्रिक सर्किट, और उसके बाद क्या है, प्लेस द मेटल टू बी टेस्टेड इन द सर्किट बिटवीन टर्मिनल्स ए एंड बी एज शोन। वही यहाँ पे हम ये जो टर्मिनल्स हैं ए और बी, इनके बीच में हम मेटल रखेंगे। डज द बल्ब ग्लो, व्हाट डज दिस इंडिकेट। क्या बल्ब ग्लो करेगा, और अगर ग्लो करता है तो इससे इंडिकेशन क्या मिलती है हमें, क्या इंडिकेट कर रहा है ये। You must have seen that wires that carry current in your homes have a coating of polyvinyl chloride or rubber। अच्छा, ये तो उन्होंने आगे बताया, हमें अभी एक्टिविटी का डिस्कस करना है। तो हम जब देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी वाले को कि कंडक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसमें हमें वही, ये जो ये हमारा लेड है, मरकरी है, ये क्या होंगे, ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे। और ये जो हमारा है बाकी, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, दे आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जब हम इनको प्लेस करेंगे ए और बी के बीच में, तो क्या होगा, बल्ब जो है ग्लो करेगा, राइट। और जब हम रखेंगे लेड या फिर सोडियम हो गया या कोई और मरकरी वगैरह मेटल को यूज़ अगर हम करते भी हैं, तो उसमें क्या होगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो जहाँ पे बल्ब ग्लो कर रहा है इसका मतलब क्या है कि कंडक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, और जहाँ नहीं ग्लो कर रहे हैं उसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहे हैं। तो लेड जो है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दिखेगा, और बाकी जो है हमारे ये कॉपर हो गया, ये सब क्या करेंगे, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे। तो यू मस्ट हैव सीन दैट द वायर्स दैट कैरी करंट इन योर होम, जो हमारे घर में तारें होती हैं बिजली की, उसमें हमने देखा है कि उनके ऊपर एक कोटिंग होती है। कॉपर की वायर्स ऐसी ही नहीं हमें दिख रही होती, उसके ऊपर एक कोटिंग होती है, सबको पता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड की या फिर रबर लाइक मटेरियल। वाई आर इलेक्ट्रिक वायर्स कोटेड विद सब्सटेंसेस। तो क्यों कोट किया जाता है, क्यों उनके ऊपर एक कोटिंग होती है इलेक्ट्रिक वायर्स पे। व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल स्ट्राइक अ हार्ड सरफेस। क्या होता है अगर मेटल जो है एक हार्ड सरफेस को स्ट्राइक करे, डू दे प्रोड्यूस अ साउंड, क्या वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। द मेटल्स दैट प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग आर हार्ड सरफेस आर सेड टू बी सोनोरस। जो मेटल्स जब हम उन्हें किसी दूसरी सरफेस पे स्ट्राइक करेंगे या मारेंगे तो हमारे को एक साउंड प्रोड्यूस जो अगर होगी, तो वो मेटल्स कैसे होंगे, सोनोरस होंगे, ठीक है। कैन यू नाउ से वाई स्कूल बेल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स। तो पता चल गया कि ये जो स्कूल में बेल्स होती हैं उन्हें हम मेटल से क्यों बनाते हैं, क्यों, क्योंकि उनकी क्या प्रॉपर्टी है, सोनोरस प्रॉपर्टी है। यानी कि जब हम उन्हें दूसरे सरफेस के साथ स्ट्राइक करेंगे या मारेंगे तो उनका सरफेस हार्ड होता है, तो हमारे को साउंड प्रोड्यूस होगी, और इसी वजह से हम स्कूल में जो बेल्स होती हैं उनमें हम मेटल को यूज़ करते हैं, राइट। नेक्स्ट है हमारा एक्टिविटी, सॉरी एक्टिविटी नहीं है, पहले है नॉन मेटल्स इन द। अब हमने मेटल्स क्या देख लिया, तो मेटल्स में हमने देखा कि क्या क्या प्रॉपर्टीज थी। एक तो था मेटेलिक लस्टर, हमने देखा था मेटल्स कैसे होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, लस्टर। फिर क्या देखा था, या तो वो सॉलिड, देख इसमें तो नहीं देखा था लेकिन हमें वैसे देख के पता चल रहे होंगे, जो हमने कॉपर एल्यूमिनियम आयरन लिए थे, ये कैसे होते हैं, ये सॉलिड स्टेट में होते हैं। जो मरकरी है वो कैसा है, मरकरी जो लिया था वो कैसा होगा, वो हमारा इट इज़ द ओनली मेटल विच इज़ इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो मरकरी जो है एक लिक्विड मेटल होता है ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा मेटल जो है लिक्विड फॉर्म में होता है। बाकी जो मोस्टली जितने भी मेटल्स हैं वो सारे कैसे होंगे, सॉलिड स्टेट में होंगे।
और फिर हमने देखा मेलेबिलिटी, ठीक है, जिसमें हमने किसको देखा था, गोल्ड और सिल्वर जो थे सबसे ज़्यादा मेलिएबल मेटल्स थे, ठीक है। और जिंक जो है वो एक एक्सेप्शन है यहाँ पे, जो नॉन मेलिएबल होगा और ब्रिटल होगा, यानी आसानी से टूट जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज हमने देखा था डक्टिलिटी। डक्टिलिटी में गोल्ड को हमने देखा था सबसे ज़्यादा जो है हमारा डक्टाइल मेटल था गोल्ड, राइट। उसके बाद हमने देखा कंडक्टिविटी की हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, तो हमारे जो ये कॉपर सिल्वर ये कैसे होते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, वेयर एज लेड इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेल्टिंग पॉइंट्स की भी बात मैंने की अभी, उसमें पता चला कि जब हमने एक्सपेरिमेंट किया वो कॉपर वायर से, तो वो मेल्ट नहीं हुआ, यानी कि हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है मेटल्स का, तो और इनका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई ही होता है। इनके एक्सेप्शन होंगे सोडियम पोटेशियम गैलियम लेड सीजियम, ये ऐसे मेटल्स हैं जिनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, राइट। तो ये एक्सेप्शंस भी हैं, सभी मेटल्स का ऐसा नहीं होता, बट जहाँ जहाँ पे एक्सेप्शन हो बता दिया जाएगा। और सोनरस होते हैं मेटल्स, मोस्टली मेटल्स सोनरस होते हैं, यानी कि हार्ड होते हैं सरफेस उनका, और वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं व्हेन दे आर स्ट्राइक विद ऑन द विद अ हार्ड सरफेस, राइट। तो लेकिन जो ये सोडियम पोटेशियम ये कैसे होते हैं, ये थोड़े से ब्रिटल होते हैं। जिंक है अगर वो ब्रिटल है, तो ये क्या, ये जो है इतने ज़्यादा सोनरस नहीं होंगे। यहाँ पे एक्सेप्शन ये वाले होंगे। तो अब देखते हैं नॉन मेटल्स को। इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न दैट देयर आर वेरी फ्यू नॉन मेटल्स एज कम्पेयर टू मेटल्स। तो हमने प्रीवियस क्लासेस में ये देखा हुआ है कि बहुत ही कम नॉन मेटल्स होते हैं एज कम्पेयर टू मेटल्स। मेटल्स जो है ज़्यादा होते हैं और नॉन मेटल्स जो है कम होते हैं। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स आर कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एक्सेट्रा। तो ये सारे क्या है हमारे नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स आर आइदर सॉलिड्स और गैसेस एक्सेप्ट ब्रोमीन विच इज़ अ लिक्विड। तो नॉन मेटल्स क्या होता है, या तो सॉलिड होते हैं या फिर गैशियस होते हैं। सिर्फ एक ब्रोमीन ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड होता है। तो एक जो मेटल है जो लिक्विड होता है वो तो है मरकरी, और नॉन मेटल में जो लिक्विड होता है वो क्या है, ब्रोमीन। तो ये दोनों नाम याद रखने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डू नॉन मेटल्स ऑल्सो हैव फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ मेटल्स। क्या नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के सिमिलर होंगी, एक जैसी होंगी? ऑब्वियसली नहीं होंगी, तभी तो हमने कैटेगराइज किया हुआ है। ये भी तो एक क्राइटेरिया है, फिजिकल प्रॉपर्टीज को देख के ही तो हम अलग अलग करते हैं। लेट अस फाइंड आउट। एक्टिविटी 3.7 कलेक्ट सैंपल्स ऑफ कार्बन। कार्बन के सैंपल्स हम कलेक्ट करेंगे। अब कार्बन में क्या क्या हो सकता है, कोल कार्बन ही है, ग्रेफाइट जो होता है वो भी कार्बन है, सल्फर, आयोडीन, ये सारे नॉन मेटल्स हम ले लेंगे। और उनके साथ हम जितनी भी एक्टिविटीज़ हमने अभी मेटल्स के साथ की थी, जिसमें हमने मेलिएबिलिटी देखी थी, डक्टिलिटी देखी थी, लस्टर देखा था, और उन्हें हमने कट करके देखा था, कंडक्टिविटी उनकी चेक की थी, मेल्टिंग पॉइंट चेक किया था, ये सब हम इनके साथ भी करेंगे और पता लगाएंगे। तो हमें दिखेगा कि जो नॉन मेटल्स होते हैं कैसे होते हैं, नॉन लस्ट्रस होते हैं, उनका अपीयरेंस कैसा होता है, डल होता है। नॉन लस्ट्रस, नॉन मेटल, नॉन लस्ट्रस, सेम, नॉन नॉन I'm सॉरी। और उनका अपीयरेंस कैसा होता है, डल होता है, सिवाय किसके, ग्रेफाइट और आयोडीन के। ये दो नॉन मेटल ऐसे हैं, ग्रेफाइट और आयोडीन, जो कैसे होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, ग्रेफाइट, ठीक है। ग्रेफाइट एंड आयोडीन बॉल्स वगैरह आपने देखी होंगी ना, तो वो लस्ट्रस होती हैं, चमकने वाली होती हैं। और दूसरा क्या है, बाकी हम पढ़ ही चुके हैं कि सॉलिड और लिक्विड होता है, और गैशियस फॉर्म में होते हैं। लिक्विड में सिर्फ एक ब्रोमीन ही ऐसा है नॉन मेटल जो लिक्विड स्टेट में होता है। और ये जो हमने मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी देखा था, तो नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं, नॉन मेलिएबल होता है। नॉन मेटल्स हैं तो हर चीज़ नॉन लग रही है उनके आगे, नॉन लस्ट्रस हैं, नॉन मेलिएबल हैं, नॉन डक्टाइल हैं, ठीक है। अच्छा, नॉन डक्टाइल में सिर्फ एक कार्बन फाइबर हमारा जो है एक्सेप्शन है, जिसे हम कार्बन फाइबर से हम वायर्स बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने देखी थी कंडक्टिविटी वगैरह। तो जो ये हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होंगे, पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होंगे। इसमें भी हमारा एक्सेप्शन आ जाता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। बाकी इनके मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, उनके अगर मेटल्स के हाई मेल्टिंग पॉइंट्स पढ़े थे हमने जनरली, तो इनका कैसा होगा, लो होगा नॉन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक।
लेकिन इसमें भी एक्सेप्शंस हैं। उसमें भी हमने एक्सेप्शन पढ़े थे कि जिनके हाई नहीं होते हैं मेल्टिंग पॉइंट, उसमें तो सोडियम पोटेशियम वगैरह, सीजियम, लेड, टिन। और नॉन मेटल जिनका लो मेल्टिंग पॉइंट नहीं होते यानी कि हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होते हैं बोरॉन, कार्बन, सिलिकॉन। ये ऐसे नॉन मेटल्स हैं जिनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं। फिर हमने लास्ट देखा था सोनोरस वाली प्रॉपर्टीज़। तो ये जब हमने देखा है कि ये ना हार्ड होते हैं, ठीक है, ना जनरली ना ये लस्ट्रस होते हैं, तो ये कैसे होता है, नॉन सोनोरस भी होंगे, राइट। तो ये हमने देख ली, इसका डिस्कस कर लिया। ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्डेड इन टेबल 3.1, तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया। ना ज़्यादा हार्ड होते हैं, मेलिएबल भी नहीं होते हैं, डक्टाइल भी नहीं होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं कंडक्ट करते हैं, और सोनोरिटी वाली प्रॉपर्टी भी इनकी नहीं होती है। तो एलिमेंट्स के आपने यहाँ पे कार्बन ले रहे हैं तो यहाँ पे सी का सिंबल लिख देंगे, ठीक। और जो भी आप ले रहे होंगे, आयोडीन ले रहे होंगे तो आई सिंबल लिख देंगे यहाँ पे, फिर बता देंगे कि इनका सरफेस कैसा होता है, हार्डनेस कैसी होती है। मेलेबिलिटी में तो नो ही आना है, यहाँ पे भी नो आना था। एक्सेप्शंस लिख देंगे, बताइए जो इलेक्ट्रिसिटी में भी नो आना था और सोनोरिटी में भी नो ही आना है, सबके में एक्सेप्शंस हम हर जगह लिखेंगे। तो क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉट, यू मस्ट हैव included that we cannot group elements according to their physical properties alone as there are many exceptions। तो हमने देखा कि हर एक चीज़ में, ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने देखा एक्सेप्शंस भी बहुत सारी थी, तो हम सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे एलिमेंट्स को ग्रुप में कन्वर्ट नहीं, कैटेगराइज नहीं कर सकते कि ये मेटल्स हैं ये नॉन मेटल्स हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे एक्सेप्शंस भी पढ़ी हैं। ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी एग्जिस्ट एज सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर, ये मैं आपको बता चुकी हूँ अभी कि सारे मेटल्स जो हैं रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं। एक्सेप्शन क्या है इसमें, मरकरी, वो क्या होता है, लिक्विड होता है। इन एक्टिविटी 3.5 यू हैव ऑब्जर्व, ये जब हम आपको एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए बोला तो जब आप करेंगे तब आपने ऑब्जर्व करेंगे कि मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट बट गैलियम एंड सीजियम हाँ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट्स। तो लेकिन गैलियम और जो ये सीजियम है इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। और मैंने आपको सोडियम पोटेशियम भी बताया था, लेड भी बताया, टिन भी बताया है। आयोडीन इज अ नॉन मेटल, एक मिनट, दीज टू मेटल्स विल मेल्ट इफ़ यू कीप देम ऑन योर पाम। ये इतना गैलियम और सीजियम का इतना कम मेल्टिंग पॉइंट होता है कि अगर हम इनको अपने हथेली पे भी रखेंगे तो जो हमारे बॉडी की हीट है उसी से ये मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे, इतना कम इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है। आयोडीन इज़ अ नॉन मेटल बट इट इज़ लस्ट्रस, अभी बताया मैंने आपको, आयोडीन जो है लस्ट्रस होता है। ग्रेफाइट भी बताया था मैंने आपको। कार्बन इज़ अ नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स, कार्बन एक नॉन मेटल है जो डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। ईच फॉर्म इज कॉल्ड एन एलोट्रोप, कार्बन की हर एक फॉर्म को हम क्या कहते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स जो होते हैं उनको कहते हैं एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। तो हर एक फॉर्म क्या होगी, एलोट्रोप। तो डायमंड जो है कार्बन का एलोट्रोप है, ग्रेफाइट भी कार्बन का एलोट्रोप है। और क्या है, और ये जो डायमंड है वो क्या होता है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होता है। कौन, कार्बन का जो एलोट्रोप कौन सा, डायमंड। डायमंड क्या है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन। आज तक का जो लोग जानते हैं सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है, डायमंड होता है। एंड हैज़ अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो इसका बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। ग्रेफाइट एंड अदर एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अभी मैंने एक्सेप्शन बताई थी कि वैसे तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, बट ग्रेफाइट इज द एक्सेप्शन विच इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एल्कली मेटल्स lithium, sodium, potassium are so soft that they can be cut with a knife। ये जो मेटल्स हैं हमने देखा था कि वैसे नॉर्मली हार्ड होते हैं, बट ये जो एक्सेप्शंस है क्या है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे मेटल्स कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। एंड दे कैन बी कट विद अ नाइफ, ये नाइफ से बहुत इजीली कट हो जाते हैं। दे हैव लो डेंसिटीज एंड लो मेल्टिंग पॉइंट्स, और इनका लो डेंसिटीज भी होती हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट्स भी होते हैं। एलिमेंट्स कैन बी मोर क्लियर, ये जो जितनी भी एक्सेप्शंस हैं ये सब आपको याद होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तो MCQs आने हैं तो ऐसे क्वेश्चन उसमें बहुत ईजीली पूछे जाएंगे आपसे। Elements can be more clearly classified as metals and non-metals on the basis of their chemical properties। Elements को हम और ज़्यादा अच्छे से classify कर सकते हैं as metals और non-metals के में on the basis of their chemical properties। Physical properties हमने देख ली, हमने देखा कि सिर्फ उनके basis पे हम categorize नहीं कर सकते metals और non-metals को।
डिफरेंट एलिमेंट्स को मेटल्स और नॉन मेटल्स में, क्योंकि हमने एक्सेप्शंस भी पढ़ी, तो इसलिए हमें अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी देखनी पड़ेंगी। तो एक्टिविटी 3.8 में क्या कह रहे हैं, टेक अ मैग्नीशियम रिबन एंड सल्फर पाउडर। मैग्नीशियम रिबन लेना है और सल्फर पाउडर लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है, बर्न द मैग्नीशियम रिबन, कलेक्ट द एशेस फॉर्म एंड डिजॉल्व देम इन वाटर। तो मैग्नीशियम रिबन को हमने बर्न करना है, फिर जो भी एशेज, जो भी वो जल के हमारे को ऐश मिलेगी, उसे हमें लेना है और उसे डिसॉल्व करना है, पानी में मिलाना है। टेस्ट द रिजल्टेंट सॉल्यूशन, फिर इसी को हमें टेस्ट करना है विद बोथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। रेड और ब्लू लिटमस पेपर दोनों से ही हमें इस सॉल्यूशन को टेस्ट करना है। इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड आर बर्निंग मैग्नीशियम एसिडिक और बेसिक। तो क्या ये जो प्रोडक्ट बना है, जो हमें मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने पे मिला था, एसिडिक था या बेसिक था। नाउ बर्न सल्फर पाउडर, अब सल्फर पाउडर को बर्न करना है। प्लेस अ टेस्ट ट्यूब ओवर द बर्निंग सल्फर टू कलेक्ट द फ्यूम्स प्रोड्यूस। तो जैसे हम अगर ये हमने एक मान लीजिए वॉच ग्लास में सल्फर ले रखा है, ये हमने नीचे से बर्नर लगा दिया, तो यहाँ से जब ये हीट हो रही होगी, ठीक है, तो ये फ्यूम्स निकल रहे होंगे, इसके ऊपर हम टेस्ट ट्यूब रख देंगे, जिससे कि जो फ्यूम्स हैं वो टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट हो जाएं, राइट। प्लेस द टेस्ट ट्यूब, ऐड सम वाटर टू द अबव टेस्ट ट्यूब, और फिर उसी टेस्ट ट्यूब में जिसमें हमने उसके फ्यूम्स इकट्ठे किए हैं, उसमें हम फिर पानी डालेंगे और शेक करेंगे, और उस सॉल्यूशन में फिर से हम ब्लू और रेड लिटमस पेपर डाल के चेक करेंगे कि एसिडिक है या बेसिक है। इज़ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन बर्निंग सल्फर एसिडिक और बर्निंग बेसिक। तो क्या जो सल्फर को, जो सॉल्यूशन जो हमने प्रोडक्ट मिला था, उसका जो सॉल्यूशन बनाया था, बर्न किया, तो क्या वो एसिडिक था या बेसिक था। कैन यू राइट इक्वेशंस फॉर दीज रिएक्शंस। क्या आप इन रिएक्शंस की इक्वेशंस लिख सकते हैं। तो क्योंकि हमने मैग्नीशियम रिबन, ये हमने चैप्टर 1 में कितनी बार करी है ये रिएक्शन, मैग्नीशियम को हम बर्न कर रहे हैं, मैग्नीशियम रिबन को, तो ऑब्वियसली वो बर्निंग जहाँ पे बात आ जाएगी वहाँ पे ऑक्सीजन ही होगा, तो ये क्या हो जाएगा, बनाता है MgO। और फिर ये आगे हमने बैलेंस करी थी, ये रिएक्शन कितनी बार चैप्टर 1 में की थी, ठीक है। तो ये होगी एक तो रिएक्शन। दूसरी होगी सल्फर के साथ, सल्फर को हमने बर्न किया था, ऑक्सीजन में करेंगे ऑब्वियसली, तो ये क्या बनाएगा, SO2। तो ये बैलेंस इक्वेशन है, तो ये रिएक्शंस हैं इसकी। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, मोस्ट नॉन मेटल्स प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड्स। ज़्यादातर नॉन मेटल्स जो हैं एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, जब वो वाटर में डिजॉल्व होते हैं। ऑन दी अदर हैंड मेटल्स, मोस्ट मेटल्स गिव्स राइज टू बेसिक ऑक्साइड्स। ये भी हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, वेयर एज नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है। तो मैग्नीशियम को जब हमने बर्न किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो यानी मेटल ऑक्साइड है वो, मैग्नीशियम मेटल है, तो वो कैसा होगा, एसिडिक इन नेचर होगा। जब हमने उसे पानी में डिजॉल्व किया और फिर हम रेड और ब्लू लिटमस से जब चेक करेंगे, तो वो रेड लिटमस को में तो कोई कलर चेंज नहीं आएगा, ब्लू लिटमस को वो रेड कर देगा, इससे हमें पता चलेगा वो एसिडिक इन नेचर है। और जब हमने सल्फर को बर्न किया और उसके फ्यूम्स को इकट्ठा किया और पानी में डिजॉल्व किया, तो जब वो क्या कर देगा, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देगा, इससे पता चलेगा जो सल्फर ऑक्साइड बना था वो क्या होगा, बेसिक इन नेचर होगा। यू विल बी लर्निंग मोर अबाउट दीज मेटल ऑक्साइड्स इन द नेक्स्ट सेक्शन। इससे पहले क्या आ रहे हैं क्वेश्चन, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो ये हमने देखा, ये क्या है, वो मरकरी था उसका आंसर। मरकरी का सिंबल क्या होता है, Hg, है ना। और दैट कैन बी कट विद अ नाइफ, कट विद अ नाइफ तो सोडियम था, पोटेशियम है, इतने सारे नाम थे, सोडियम, पोटेशियम। और विच इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, ये हमने देखा था सिल्वर, कॉपर एंड सिल्वर थे बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, है ना। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट क्या थे, कॉपर एंड सिल्वर। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट कौन सा था मेटल, वो लेड था। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलिएबल एंड डक्टाइल, ये हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। मेलिएबल मतलब द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स by which they can be easily drawn into thin sheets, or is the malleability, whereas ductility is the property of the metals by which they can be easily drawn into the wires, so वो ductile और malleable होते हैं। Chemical properties of metals, we will learn about the chemical properties of metals in the following sections 3.2.1 to 3.2.4, for this collect samples of the following metals। इसके लिए भी हमें
एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक एंड सोडियम वगैरह मेटल्स होने चाहिए, क्योंकि हमें इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज चाहिए, तो मेटल्स हमारे पास होने चाहिए. बट हैपन्स व्हेन मेटल्स आर बर्न इन एयर. कब क्या होता है अगर मेटल्स को हम एयर में बर्न कर रहे हैं? एयर में बर्न करने मतलब कि ऑक्सीजन की बात हो रही है, ऑक्सीजन से ही बर्निंग होगी. यू हैव सीन इन एक्टिविटी 3.8 दैट मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर विद अ dazzling वाइट फ्लेम. तो मैग्नीशियम रिबन जब बर्न होता है तो वाइट फ्लेम हमें दिखती है. डू ऑल मेटल्स रिएक्ट इन द सेम मैनर? क्या सारे मेटल्स इसी तरीके से बर्न होते हैं, रिएक्ट करते हैं? नहीं, सारे ऐसे नहीं रिएक्ट करेंगे, सब अलग अलग तरीके से रिएक्ट करेंगे. Let us check by performing the activity. Question: the following activity needs the teacher's assistance. It would be better if students wear आई प्रोटेक्शन. तो ये सब आपको ध्यान रखना है जब भी लैब में कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो टीचर के असिस्टेंस में करना है. आई प्रोटेक्शन के लिए आपको वो स्पेक्स गॉगल्स टाइप मिलते हैं ट्रांसपेरेंट, वो पहनने होते हैं. ग्लव्स, लैब कोट, ये सब आपका होना चाहिए. शूज़ वगैरह भी इंपॉर्टेंट होते हैं. होल्ड एनी ऑफ दी सैम्पल्स टेकन अबव विद द पेयर ऑफ टोंग्स एंड ट्राई टू बर्न. तो जितने भी सैम्पल्स, जितने भी हमने मेटल्स लिए थे, उन्होंने कहा था जो जो लेना है. क्या क्या मेटल्स बोले थे? जिंक, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सारे मेटल्स हमें एक एक करके लेने हैं विद द हेल्प ऑफ टोंग. डायरेक्टली आप हाथ में लेके नहीं बर्न करेंगे, उन्हें फ्लेम पे बर्न करके देखना है. रिपीट विद दी अदर मेटल्स सैम्पल्स. कलेक्ट द प्रोडक्ट इफ फॉर्म, और जो प्रोडक्ट फॉर्म होता जाएगा उनको कलेक्ट करते जाना है. लेट द प्रोडक्ट एंड द मेटल सरफेस कूल डाउन, और उनको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है. विच मेटल्स बर्न ईजिली, कौन सा मेटल ईजिली बर्न हो गया ये आपको देखना है. वट फ्लेम कलर डिड यू ऑब्जर्व व्हेन द मेटल बर्न. जब हम अलग अलग मेटल्स को बर्न करेंगे तो अलग अलग फ्लेम का कलर हमें दिखेगा. तो कौन कौन सी मेटल के साथ कौन कौन सा कलर हमें दिखा वो देखना है. हाउ डज द मेटल सरफेस अपीयर आफ्टर बर्निंग. कैसा सरफेस दिखेगा हमें मेटल का बर्न होने के बाद. अरेंज द मेटल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन. और हमें फिर मेटल्स को अरेंज करना है इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसने दिखाई ऑक्सीजन के साथ, फिर उससे कम ऐसे. आर द प्रोडक्ट सोल्यूबल इन वाटर. क्या सारे प्रोडक्ट्स जितने भी हमें मिले अलग अलग मेटल्स के साथ बर्न करने पे वो सोल्यूबल थे वाटर में? तो ये सब आपको एक्टिविटी परफॉर्म करके बताना है. ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स. तो हम देखेंगे ऑलमोस्ट सभी मेटल्स जो हैं कंबाइन कर जाएंगे ऑक्सीजन के साथ मेटल ऑक्साइड्स बनाने के लिए. तो मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस मेटल ऑक्साइड्स. और मेटल ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? एसिडिक इन नेचर होते हैं. डिड आई से समथिंग रॉन्ग? सॉरी, बेसिक इन नेचर होते हैं, और वेराज नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर, राइट. सो फॉर एग्जाम्पल व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर. तो जब हमने कॉपर को एयर में हीट किया, इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड अ ब्लैक ऑक्साइड. तो जब वो कंबाइन करेगा ऑक्सीजन का तो वो कॉपर ऑक्साइड बनाएगा. जैसे कि ये रिएक्शन पूरी दी हुई है, उसे हम कहेंगे कॉपर ऑक्साइड. और कैसा होता है? ब्लैक कलर का होता है. ये वाली रिएक्शन भी हमने पहले के चैप्टर्स में पढ़ी है, ठीक है. और ये जो यहाँ पे बीच में ये जो लिखा आ रहा है ना 2, ये क्या है? ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताई गई है, ठीक है. सिमिलरली एल्यूमिनियम फॉर्म्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड. ऐसे एल्यूमिनियम भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा. उसकी रिएक्शन आपको दी हुई है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ये रही, पता होनी चाहिए सारी रिएक्शंस. रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 2 हाउ कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ये हमें चैप्टर 2 से जो है हमने देखी थी कि कैसे कॉपर ऑक्साइड जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है. एंड वी हैव लर्न दैट मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर. और हमने ये भी पढ़ा था कि मेटल ऑक्साइड्स बेसिक इन नेचर होता है. ये चैप्टर 2 में हम पढ़ चुके हैं. तो जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ जाके वो वीडियो ज़रूर देखिएगा. बट सम मेटल ऑक्साइड सच एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड शो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक नेचर. तो मोस्टली मेटल ऑक्साइड्स तो बेसिक इन नेचर होते हैं, बट कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जो एसिडिक और बेसिक बिहेवियर दोनों दिखाते हैं. जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड. ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, जो कैसे होते हैं? बेसिक नेचर भी दिखा रहे होते हैं और एसिडिक भी दिखा रहे होते हैं. तो ये ऐसे मेटल ऑक्साइड्स को हम बोलते हैं एम्फोटेरिक, कि वो दोनों ही हमारे को नेचर दिखा रहे हैं, तो इनको हम एम्फोटेरिक बोलते हैं. सच मेटल ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एज वेल एज बेसिस टू प्रोड्यूस सॉल्ट्स एंड वाटर आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. देखा आगे ना. तो ये आपको डेफिनेशन भी मिल गई. मेटल ऑक्साइड्स which react with both acids and bases to produce salts and water are called amphoteric oxides. Aluminium oxide reacts in the following manner with acids and bases.
तो अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो हमारा बना था कैसे, पहले तो हमने एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन के साथ किया तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिला, फिर हम उसे एक बार एसिड से रिएक्ट करवा रहे हैं और एक बार हम उसे बेस से रिएक्ट करवा रहे हैं। तो एसिड से जब हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है तो क्या बन रहा है, AlCl3 प्लस वाटर हमें मिल रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड बन रहा है और वाटर मिल रहा है। जब हमने उसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराया तो हमारे को मिला सोडियम एल्यूमिनेट, NaAl2O2, सोडियम एल्यूमिनेट मिला है प्लस वाटर मॉलिक्यूल। ये सारी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होनी चाहिए। मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ज़्यादातर मेटल ऑक्साइड्स क्या होंगे, इनसॉल्युबल होंगे वाटर में, ये याद रखना है। बट सम ऑफ दीज डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कलीज, लेकिन कुछ जो है डिजोल्व हो जाएंगे वाटर में, क्या बनाने के लिए, एल्कलीज बनाने के लिए। सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस एल्कलीज एज फॉलोज। तो ज़्यादातर मेटल ऑक्साइड्स तो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, बट एक्सेप्शन क्या है इनका, सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड ऐसे हैं जो सोल्यूबल हो जाते हैं वाटर में, यानी कि एल्कली बनाते हैं। एल्कलीज की हमने लास्ट चैप्टर में डेफिनेशन देखी थी कि जो इन सोल्यूबल हो जाते हैं वाटर में उनको हम बोलते हैं, वो वाले ऑक्साइड्स को बोलते हैं हम एल्कलीज। तो सोडियम ऑक्साइड जब पानी के साथ रिएक्ट कर रहा था क्या बन रहा है, NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब पोटेशियम ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ तो क्या हो रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। We have observed in activity 3.9 that all metals do not react with oxygen at the same rate. तो जब हम एक्टिविटी 3.9 करेंगे तो हम देखेंगे सारे मेटल्स जो हैं सेम रेट से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट रिएक्टिविटीज टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ऑब्वियसली डिफरेंट मेटल्स जो हैं डिफरेंट डिफरेंट रिएक्टिविटीज शो करेंगे ऑक्सीजन के साथ। Metals such as potassium and sodium react so vigorously that they catch fire if kept in the open. तो ये जो मेटल्स हैं सोडियम और पोटेशियम, ये इतने ज़्यादा विगरसली रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ कि वो फायर भी कैच कर सकते हैं, यानी कि आग लग सकती है अगर उन्हें ओपन रखा जाएगा तो। तभी याद है मैंने भी स्टार्टिंग में चैप्टर के बताया था कि सोडियम को हम कैरोसिन ऑयल में प्रिजर्व करके रखते हैं, लैब में भी आप देखेंगे कैरोसिन ऑयल में रखा होता है। क्यों रखा होता है, वो इसी वजह से ये आ गया ना, यही रीज़न मैंने आपको बताया था, तो इसका आंसर ये यहाँ आ गया। Hence, to protect them and to prevent accidental fires, they are kept immersed in kerosene oil. उन्हें हमेशा kerosene oil में डुबो के रखा जाता है। At ordinary temperature, the surfaces of metals such as magnesium, aluminium, zinc, lead, etc. are covered with a thin layer of oxide. एक मतलब कि ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे यानी रूम टेम्परेचर वगैरह पे जो कुछ मेटल सर्फेसिस होते हैं जैसे कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ये सब के जो मेटल सरफेस होता है ऊपर का जो आउटर लेयर होती है, आर कवर्ड विथ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। वो क्या से किससे कवर हो जाती है, एक पतली लेयर उन पे ऑक्साइड की आ जाती है। द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट्स द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। तो एक बार वो कोटिंग आ गई अगर ऑक्साइड की तो फिर वो फर्दर ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करती है और ज़्यादा, अदरवाइज तो पूरा मेटल ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो वो मेटल मेटल ना होकर पूरा मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। Iron does not burn on heating, but iron fillings burn vigorously when sprinkled in the flame of the burner. अगर हम आयरन का कोई ब्लॉक या आप वायर ले लीजिए तो वो इतनी जल्दी जो है एयर में बर्न नहीं होगा, थोड़ा उसे टाइम लगेगा हीट होने में। लेकिन आयरन की जो फिलिंग्स होती हैं जो बहुत स्मॉल स्मॉल पतली सी होती हैं, अगर हम उन्हें स्प्रिंकल कर दें बर्नर की फ्लेम पे तो वो बहुत तेज़ी से बर्न करती हैं। कॉपर डज नॉट बर्न, कॉपर भी बर्न नहीं होता है, बट द हॉट मेटल इज कोटेड विद अ ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ कॉपर टू ऑक्साइड। लेकिन उस जब वो गर्म हो जाता है तो उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की लेयर आ जाती है, किसकी होगी, वो कॉपर ऑक्साइड की। सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। सिल्वर और गोल्ड ऐसे हैं जो रिएक्ट नहीं करते हैं ऑक्सीजन के साथ चाहे जितना मर्जी हाई टेम्परेचर हो, तो दे आर नॉन रिएक्टिव मेटल्स, लेस रिएक्टिव मेटल्स है ना ये, ठीक है। तो ये सारा हमें पता होना चाहिए कि सोडियम और पोटेशियम ये बहुत ज़्यादा विगरसली रिएक्ट करते हैं। आयरन फिलिंग्स का हमने एग्जांपल देखा है, वो थोड़ा कम रेट से करती हैं और भी कम रेट से उससे कॉपर रिएक्ट करता है। और जो सिल्वर और गोल्ड है वो तो और भी बिल्कुल ही लेस रिएक्टिव होते हैं, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग क्या होता है, एनोडाइजिंग होता है इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम डेवलप्स, अच्छा एल्यूमिनियम के ऊपर जो थिक ऑक्साइड लेयर जो बन जाती है उसे हम बोलते हैं एनोडाइजिंग प्रोसेस है वो। एल्यूमिनियम डेवलप्स अ थिन ऑक्साइड लेयर व्हेन एक्सपोज टू लेयर। जब एल्यूमिनियम को एक्सपोज एयर में रखा रहेगा तो उसके ऊपर एक थिन ऑक्साइड लेयर डेवलप हो जाएगी। दिस एल्यूमिनियम ऑक्साइड कोट
मेक्स इट रेजिस्टेंट टू फर्दर कोरोजन। तो ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक बार उस पर एक लेयर आ जाती है, फिर वो उसे फर्दर कोरोजन से प्रिवेंट करती है। द रेजिस्टेंस कैन बी इम्प्रूव्ड फर्दर बाय मेकिंग द ऑक्साइड लेयर थिकर। तो रेजिस्टेंस को हम और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं कि उसे और ज़्यादा थिक कर सकें उस ऑक्साइड लेयर को। ड्यूरिंग एनोडाइजिंग अ क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल इज मेड द एनोड एंड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो एनोडाइजिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं, एक जैसे बीकर ले लिया, उसमें हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लेंगे और उसमें हम एनोड की जो इलेक्ट्रोड यूज़ करने पड़ते हैं ना, एक कैथोड की तरह और एक एनोड की तरह, तो एनोड की जगह पे हम एल्यूमिनियम को यूज़ करेंगे। ठीक है। अ, फिर क्या करेंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को हम लेंगे, उसकी हेल्प से फिर जब हम वही एक सर्किट बना देंगे, बैटरी लगा के करंट फ्लो करवाएंगे, तो फिर वो एनोडाइजिंग शुरू हो जाएगा। तो ऑक्सीजन गैस इवॉल्व एट द एनोड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम टू मेक अ थिकर प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। तो जो ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगी कहाँ पे, एनोड पे, वो किस क्या रिएक्ट करेगी, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेगी, जिससे कि एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बन जाए। दिस ऑक्साइड लेयर कैन बी डाइड easily to give aluminium articles an attractive finish। तो ये जो ऑक्साइड लेयर होती है उसको हम डाई कर सकते हैं इजिली, कैसे, एल्यूमिनियम आर्टिकल को हम एट्रैक्टिव फिनिश देखें। आफ्टर परफॉर्मिंग एक्टिविटी 3.9 you must have observed that sodium is the most reactive of the samples of metals taken here। तो जब हमने देखा कि कौन सा मेटल किस रेट पे रिएक्ट करे, तो हम ये नोटिस करेंगे कि सोडियम जो है सबसे ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव मेटल था। ठीक है। एंड द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम इज लेस विगरस, इम्प्लाइंग दैट इट इज़ नॉट एज रिएक्टिव एज सोडियम। मैग्नीशियम जो है सोडियम से कम रिएक्टिव था थोड़ा सा, बट बर्निंग इन ऑक्सीजन डज नॉट हेल्प अस टू डिसाइड अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ जिंक, आयरन, कॉपर एंड लेड। लेकिन ऑक्सीजन के साथ जो हमने ये एक्टिविटी परफॉर्म करी, इससे हमें जिंक, आयरन, कॉपर और लेड की रिएक्टिविटी का सही से पता नहीं चला। ठीक है। लेट अस सी सम मोर रिएक्शंस टू अराइव एट अ कंक्लूजन अबाउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो हमें ये तो पता चला कि सबसे ज़्यादा सोडियम रिएक्ट कर रहा है, फिर मैग्नीशियम की हमें पता चली, लेकिन उसके बाद और कैसे ऑर्डर में लगाना है मेटल्स को, कौन लेस रिएक्टिव है कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, ये हमें नहीं पता चला, इसलिए हमें और दूसरी रिएक्शंस करनी पड़ेंगी। ठीक है। तो वो क्या है, व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। अब हम वाटर के साथ देखेंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी देख ली, अब वाटर के साथ देखेंगे। इसमें भी वही टीचर के असिस्टेंट में और बाकी सारे क्वेश्चंस आपको लेने हैं। कलेक्ट द सैंपल्स, सारे सैंपल्स वही लेने हैं मेटल्स के, और स्मॉल पीसेज ऑफ सैंपल सेपरेटली इन बीकर्स हाफ फिल्ड विद कोल्ड वाटर। थोड़ा थोड़ा सैंपल को हमें लेना है अलग अलग बीकर्स में जो कोल्ड वाटर से आधे भरे हुए हैं। विच मेटल रिएक्टेड विद कोल्ड वाटर, अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी विद कोल्ड वाटर। तो कौन कौन से मेटल जो है कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करे और उनकी और इंक्रीजिंग ऑर्डर को, कौन ज़्यादा रिएक्ट किया कौन कम रिएक्ट किया, तो कम से ज़्यादा तक रिएक्ट करने वाले मेटल्स को हमें अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। डिड एनी मेटल प्रोड्यूस फायर ऑन वाटर, कोई किसी मेटल ने फायर प्रोड्यूस की वाटर में। डज एनी मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग आफ्टर सम टाइम, क्या कोई मेटल ऐसा था जो थोड़ी देर बाद पानी में तैरने लगा, मतलब कि फ्लोट करने लगा। बट द मेटल्स दैट डिड नॉट रिएक्ट विद वाटर इन बीकर्स हाफ फिल्ड विद हॉट वाटर। और जो मेटल्स कोल्ड वाटर से रिएक्ट ही नहीं किए बिल्कुल भी, उनको हम अब हॉट वाटर में रखेंगे। फॉर द मेटल्स दैट डिड नॉट रिएक्ट विद हॉट वाटर, अरेंज द apparatus एज शोन इन फिगर 3.3। ऑब्जर्व देयर रिएक्शन विद स्टीम। जो हॉट वाटर में भी रिएक्ट नहीं करेंगे उनको फिर हम स्टीम में रिएक्ट करवाएंगे। तो उसके लिए सेटअप अभी नीचे 3.3 एक्टिविटी में ये रहा। वट विच मेटल डिड नॉट रिएक्ट इवन विद स्टीम, और कौन सा मेटल ऐसा है जो स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं करेगा। अरेंज द मेटल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद वाटर। और फिर मेटल्स को हमें अरेंज करना है कि सबसे ज़्यादा कौन रिएक्ट किया, फिर सबसे कम ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इस 3.3 में हमें देखना है, जब मेटल जो है हॉट वाटर से भी रिएक्ट नहीं करेगा, उस वाले मेटल को हम स्टीम के साथ करेंगे। क्यों, स्टीम में हमें पता है लेटेंट हीट ज़्यादा होती है ना। ये क्वेश्चन भी आप पढ़ते हैं कि सबसे ज़्यादा बर्न हमारी स्किन को कौन करेगा, स्टीम करेगा या हॉट वाटर करेगा। तो हमें पता है ज़्यादा नुकसान हमारे को स्टीम से हो जाएगा हमारी स्किन को। क्यों, क्योंकि लेटेंट हीट उसमें स्टीम में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू हॉट वाटर। तो 3.3 में हम देखेंगे ये ग्लास वूल सोक्ड इन वाटर। ये हमने यहाँ पे ग्लास वूल ली है जो पानी में सोक्ड है।
तो यहाँ पे हमने मेटल लिया है जो हॉट वाटर में भी रिएक्ट नहीं किया था। उसको ग्लास वूल को हम यहाँ पे हीट दे रहे हैं। ये टेस्ट ट्यूब में है दोनों चीज़ें। स्टैंड से हमने इसको लगा अटैच कर रखा है, कॉर्क लगा रखी है। फिर यहाँ से हम ये ट्यूब डिलीवरी ट्यूब लेकर आ रहे हैं दूसरे उसमें, यहाँ पे पानी है और क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन गैस इसमें निकल रही है। अब देखो होता क्या है। मेटल्स रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस अ मेटल ऑक्साइड। मेटल जो है वाटर के साथ रिएक्ट करता है और मेटल ऑक्साइड हमें मिलता है और हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है। Metal oxides that are soluble in water dissolve in it to further form metal hydroxide। तो जो मेटल ऑक्साइड soluble होते हैं वाटर में, डिजॉल्व हो जाते हैं और क्या करते हैं, फर्दर वो क्या बनाते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड। पहले तो मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन बनाएगा, रिलीज हो जाएगी। फिर जो ये मेटल ऑक्साइड है ये वाटर में अगर डिजॉल्व हो जाएगा, सॉल्युबल है तो डिजॉल्व होके फिर ये और ज़्यादा फर्दर रिएक्शन करेगा और हमें मेटल हाइड्रोक्साइड मिलेगा। Metals like potassium and sodium react violently with cold water। कोल्ड वाटर से पोटेशियम और सोडियम जो है वायलेंटली रिएक्ट करेंगे और इवन फायर भी प्रोड्यूस हो जाती है, मैंने ये पहले ही बताया था। इन केस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम द रिएक्शन इज सो वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक दैट द इवॉल्व हाइड्रोजन इमीडिएटली कैचेस फायर। तो ये उन्होंने पूछा था ना कौन सा मेटल जो है फायर कैच करेगा, तो वो कौन है, वो सोडियम और पोटेशियम। तो ये ऑक्सीजन, सोडियम और पोटेशियम ऑक्सीजन और वाटर दोनों के साथ विगरसली रिएक्ट करते हैं, इवन फायर भी लग सकती है। तो इनकी रिएक्शंस ये दी हुई हैं कि पोटेशियम वाटर के साथ बन रहा है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, हाइड्रोजन गैस तो निकलेगी, साथ में हीट भी होगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो एनर्जी तो, हीट एनर्जी तो निकलनी ही निकलनी है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होती है। तो सोडियम जब वाटर से कर रहा है तो वही सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन एंड हीट एनर्जी। द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज लेस वायलेंट। जो कैल्शियम की रिएक्शन होगी वाटर के साथ वो लेस वायलेंट होगी। द हीट इवॉल्व इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर। जो हीट उसमें इवॉल्व होगी वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी कि भाई फायर हो जाए, लग जाए, आग लग जाए। तो कैल्शियम को जब हमने वाटर के साथ रिएक्ट किया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और वाटर, calcium starts floating before because the bubbles of hydrogen get formed stick to the surface of the metal। तो उन्होंने पूछा था कौन सा मेटल फ्लोट करना शुरू कर देगा आफ्टर सम टाइम, तो वो क्या होगा, कैल्शियम है। कैल्शियम विल स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज, क्यों फ्लोट करेगा, क्योंकि जो बबल्स होंगे हाइड्रोजन गैस के, जो हाइड्रोजन गैस निकलती है आफ्टर बर्निंग, स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल। वो कैल्शियम मेटल के सरफेस पे स्टिक हो जाते हैं और फिर वो कैल्शियम जो है फ्लोट करना शुरू करेगा। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। मैग्नीशियम जो है कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा। ये सारे आपको आंसर्स मिल रहे हैं वो जो उन्होंने अभी एक्टिविटी में क्वेश्चन पूछे हैं। इट रिएक्ट्स विद हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। वो हॉट वाटर से रिएक्ट करें, हमने देखा था ना जो मेटल्स कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करेंगे उन्हें फिर हम हॉट वाटर में डाल रहे थे। तो मैग्नीशियम कोल्ड वाटर में रिएक्ट ना करके फिर हम उसे हॉट वाटर में डाला तो फिर वही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन रिलीज होगी। इट ऑल्सो स्टार्ट्स फ्लोटिंग ड्यू टू द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिकिंग टू इट्स सरफेस। ये भी जो है फ्लोट करना शुरू कर देगा बट ये हॉट वाटर में गया है। तो ये दो मेटल्स ऐसे हैं जो फ्लोट करना शुरू कर देंगे। कैल्शियम कोल्ड वाटर में, सी फॉर कैल्शियम, सी फॉर कोल्ड, और मैग्नीशियम जो है हॉट वाटर में। मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक डू नॉट रिएक्ट आइदर विद कोल्ड और हॉट वाटर। जो मेटल्स से एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, ये ऐसे मेटल्स हैं जो ना ही कोल्ड वाटर में रिएक्ट करेंगे ना हॉट वाटर में, बट दे रिएक्ट विथ स्टीम टू फॉर्म द मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। लेकिन ये स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे, जैसा कि हमने देखा कि जो हॉट वाटर में भी रिएक्ट नहीं करेंगे, उन्हें हमने स्टीम से करवाना था और उसका एपरेटस अभी हमने देखा कैसे करना था 3.3 में। तो एल्युमिनियम का फिर वही वाटर के साथ, स्टीम क्या है, वाटर ही है, तो उसको एल्युमिनियम ऑक्साइड बन रहा है, हाइड्रोजन निकलना है। आयरन और वाटर, आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलनी है। मेटल सच एज लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ये जो मेटल्स हैं लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये ऐसे हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे ही नहीं बिल्कुल भी। तो सारे आंसर्स आपको मिल गए। सबसे ज़्यादा रिएक्ट कौन करेगा, सोडियम पोटेशियम इतनी ज़्यादा विगरसली रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ कि दे विल कैच द फायर ऑल्सो। और एल्युमिनियम जो है वो भी रिएक्ट करेगा। कैल्शियम हमने देखा कि वो इतनी विगरसली तो रिएक्ट नहीं करेगा बट
रिएक्ट करेगा और इतनी तेज़ रिएक्ट नहीं करेगा कि भाई आग लग जाए, और थोड़ी देर में वो कोल्ड वाटर में बिकॉज़ ऑफ दी जो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है, वो उसके बबल्स जो हैं कैल्शियम के साथ स्टिक हो जाते हैं, इस वजह से वो फ्लोट करना शुरू कर देता है। ऐसे ही मैग्नीशियम जो है कोल्ड वाटर में रिएक्ट नहीं करेगा, हॉट वाटर में डालना पड़ेगा, हॉट वाटर में रिएक्ट करेगा। उसमें भी जब हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी तो वो भी स्टिक कर जाएगी उसके सरफेस पे, और ये भी हॉट वाटर में फ्लोट करना शुरू कर देगा आफ्टर सम टाइम। और हमने क्या देखा, लेड, कॉपर, मैग्नीशियम, गोल्ड ऐसे थे जो बिल्कुल भी वाटर से रिएक्ट करेंगे ही नहीं, राइट। और एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक ऐसे थे जो हॉट और कोल्ड वाटर दोनों से ही नहीं रिएक्ट करेंगे बट स्टीम से कर जाएंगे। व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स। अब हम देखेंगे कि एसिड के साथ क्या होता है। पहले हमने ऑक्सीजन के साथ देख लिया मेटल का रिएक्शन, फिर हमने वाटर के साथ देख लिया, अब हम देखेंगे एसिड्स के साथ। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव अ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ये हमने चैप्टर 2 एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स में पढ़ा था कि मेटल जब एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनता है। मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड गिव्स यू सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। बट डू ऑल मेटल्स रिएक्ट द सेम। वही बात है कि सारे मेटल्स इसमें भी एक जैसा रिएक्ट नहीं करेंगे, इसमें भी हमें ये वही करना है कि अलग अलग सैंपल्स लेने हैं मेटल्स के, फिर उन्हें हमें क्या करना है, अलग अलग टेस्ट ट्यूब में लेना है और सब में हमने हाइड्रोक्लोरिक डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराना है। फिर उसमें हम सस्पेंड थर्मामीटर्स इन द टेस्ट ट्यूब, हर एक टेस्ट ट्यूब में थर्मामीटर्स हम डाल के देखेंगे, सो दैट देयर बबल्स आर डिप्ड इन द एसिड, जिससे कि उनके जो बबल्स हैं वो डिप रहे हैं एसिड में। ऑब्जर्व द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स केयरफुली। और जो हम रेट, वो बबल्स जो फॉर्म हो रहे हैं उनका रेट जो हमें ऑब्जर्व करना है कि कितनी जल्दी कितने ज़्यादा बबल्स बन रहे हैं। विच मेटल रिएक्ट विगरसली विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा मेटल जो है विगरसली यानी बहुत ज़्यादा तेज़ी से हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ज़्यादा रेट के साथ रिएक्ट करेगा। विच मेटल डिड नॉट रिकॉर्ड द हाईएस्ट टेम्परेचर। कौन सा मेटल जो है हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड नहीं करके हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड करके दिखाएगा। अरेंज द मेटल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। और फिर इन मेटल्स को हमें अरेंज करना है इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी with dilute acids. Write equations for the reactions of magnesium, aluminum, zinc and iron with dilute hydrochloric acid. Hydrogen gas is not evolved when a metal reacts with nitric acid. हाइड्रोजन गैस जो है इवॉल्व नहीं होती है जब जो हमारा ये नाइट्रिक एसिड के साथ जो है मेटल रिएक्ट करते हैं तब, ठीक है। तो मैग्नीशियम की, एल्युमिनियम की और किसकी रिएक्शन बोल रहे हैं वो, हाँ, जिंक की, आयरन की। तो मैग्नीशियम जब रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या देना चाहिए, MgCl2 देगा और साथ में हाइड्रोजन देगा। इसको आप बैलेंस कर लें, ये इसकी रिएक्शन है। मैग्नीशियम क्लोराइड मिल गया हमें, और ये कैसी रिएक्शन होगी, वायलेंट रिएक्शन होगी, बहुत ज़्यादा विगरसली रिएक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमसे उसने पूछी है एल्युमिनियम के साथ, तो एल्युमिनियम प्लस HCl ये कैसी होगी, Al एल्युमिनियम क्लोराइड, और सॉरी गड़बड़ हो गई, एल्युमिनियम प्लस HCl गिव्स यू AlCl3 प्लस हाइड्रोजन तो मिलनी है। अब इसे आप बैलेंस कर लीजिए, V2 यहाँ पे V2 6 हो जाएगा, 3 to 6, ठीक है। ये रिएक्शन कैसी होगी, ये फास्ट रिएक्शन होगी। और हमें दूसरा किसके साथ दिखाना था, जिंक के साथ रिएक्शन। जिंक प्लस HCl गिव्स यू ZnCl2 यानी कि जिंक क्लोराइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस तो आनी है। अब इसको भी आप वो कर लीजिए, बैलेंस कर लीजिए, हो गई बैलेंस। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा था आयरन की। आयरन का सिंबल होता है Fe प्लस HCl, आपको देगा FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, इसको ये हो गया बैलेंस, राइट। तो ये हमने देख लिया। तो हमने क्या देखा, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड के साथ जब मेटल रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस नहीं इवॉल्व होती है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये मार्क कर लेना है आपको। इट इज़ बिकॉज ऑफ HNO3 इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ये नाइट्रिक एसिड है HNO3 ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।
इट ऑक्सीडाइजेज द हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड टू वाटर। ये क्या कर देगा, जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है उसे ऑक्सीडाइज कर देगा वाटर में, एंड हेल्प इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस टू एनी ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, और अपने आप खुद रिड्यूस हो जाएगा किसमें, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में, चाहे N2 हो, NO हो, NO2 हो, डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शन किसके साथ हो रही है। बट मैग्नीशियम एंड मैंगनीज रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट HNO3 टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। लेकिन जो मैग्नीशियम और मैंगनीज हैं ये दोनों जो हैं डाइल्यूट HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और इसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। इवॉल्व किस में नहीं होगी, जो मेटल्स जो हैं, मोस्टली मेटल्स जो हैं जब रिएक्ट करेंगे नाइट्रिक एसिड के साथ, बट कौन से मेटल जो हैं जो प्रोड्यूस कर देंगे हाइड्रोजन गैस, वो है मैग्नीशियम एंड मैंगनीज, ये याद रखना है। You must have observed in activity 3.11 that the rate of formation of bubbles was the fastest in the case of magnesium। तो rate of bubbles का जो rate of formation of bubbles जो है वो, कि bubbles जो है सबसे ज़्यादा जल्दी किस में बनेंगे, वो मैग्नीशियम के केस में बनेंगे। The reaction was also the most exothermic in this case, और यही मैग्नीशियम के साथ जो रिएक्शन होगी वो सबसे ज़्यादा एक्सोथर्मिक होगी। नेक्स्ट है हमारा रिएक्टिविटी डिक्रीजेज इन दी ऑर्डर। तो ये रिएक्टिविटी आपको दी हुई है, डिक्रीजेज इन दी ऑर्डर, यानी सबसे ज़्यादा आयरन, फिर जिंक, फिर सब डिक्रीजिंग ऑर्डर है ना, तो सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम, फिर उससे कम एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर सबसे कम आयरन की। इन द केस ऑफ कॉपर नो बबल्स वर सीन। कॉपर के केस में हमें कोई बबल्स फॉर्म होते हुए नज़र नहीं आएंगे, और द टेम्परेचर जो है सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा, ना इंक्रीज हो रहा होगा ना डिक्रीज। दिस शोज द कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। तो कॉपर किससे रिएक्ट नहीं कर रहा है, डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट नहीं करेगा कॉपर, ये बात इंपॉर्टेंट है। एक्वारीजिया, ये जो एक्वारीजिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप जब तक केमिस्ट्री पढ़ते रहेंगे आपको ये पता होना चाहिए। लैटिन फॉर रॉयल वाटर, ये एक्वारीजिया ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है रॉयल वाटर। इज़ अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ concentrated hydrochloric acid and concentrated nitric acid in the ratio 3:1। तो ये कैसे बनता है एक्वारीजिया, हम बनाते कैसे हैं, इसमें हम कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को मिला के बनता है, जिसमें 3 पार्ट्स जो हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के होंगे और 1 पार्ट जो है नाइट्रिक एसिड का होगा। ठीक है, तो ये रेशो याद होनी चाहिए कि 3:1 की रेशियो में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड होते हैं। तो 3 पार्ट्स किसके होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और 1 पार्ट होता है कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का। इट कैन डिजॉल्व गोल्ड इवन दो नाइदर ऑफ दीज एसिड्स कैन डू सो अलोन। तो ये जो एक्वारीजिया बना है दोनों ही कंसनट्रेटेड एसिड्स को मिला के, इसमें अगर आप गोल्ड मेटल डाल देंगे तो वो डिजॉल्व हो जाएगा, जबकि अगर आप सेपरेटली इन दोनों में डालें, अगर गोल्ड की सिर्फ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में डालेंगे या फिर सिर्फ कंसनट्रेटेड HCl में डालेंगे तो डिजॉल्व नहीं होगा। बट इन दोनों के मिक्सचर में जब हमने बना दिया एक्वारीजिया बोल दिया उसको, उसमें गोल्ड जो है डिजॉल्व हो जाएगा। एक्वारीजिया इज अ हाईली कोरोसिव फ्यूमिंग लिक्विड। कैसा है, हाईली कोरोसिव है, फ्यूमिंग लिक्विड है। इट इज़ वन ऑफ द फ्यू रिएजेंट्स दैट इज एबल टू डिजॉल्व गोल्ड एंड प्लैटिनम। ये उन फ्यू रिएजेंट्स में से एक है जिसमें गोल्ड और प्लैटिनम डिजॉल्व हो जाते हैं। हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद सॉल्यूशंस ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स। मेटल्स जो हैं दूसरे मेटल सॉल्ट्स के सॉल्यूशंस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। टेक अ क्लीन वायर ऑफ कॉपर एंड एन आयरन नेल। एक क्लीन वायर लेनी है कॉपर की और एक हमें आयरन नेल लेनी है, यानी कि लोहे की कील लेनी है। पुट द कॉपर वायर इन अ सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। कॉपर वायर को हम आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में रखेंगे, तो वही बोल रहा था ना मेटल के सॉल्यूशन में, तो ये वाला मेटल है दूसरे मेटल के सॉल्यूशन में हम रख रहे हैं, एंड द आयरन जो नेल है उसको हम रखेंगे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स में। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन आफ्टर 20 मिनट्स। इन विच टेस्ट ट्यूब डिड यू फाइंड द रिएक्शन हैज अकर्ड। On what basis can you say the reaction has actually taken place? Can you correlate your observations for the activities for 3.9.10 and 3.11? Write a balanced chemical equation for the reaction that has taken place. Name the type of reaction. ये वाली रिएक्शन हम चैप्टर 1 में आई थिंक करके देख चुके हैं, जिसमें हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस वगैरह पढ़ी थी।
तो उसमें मैंने उसमें आपको केमिकल इक्वेशंस भी मिल जाएंगी और इसमें क्या होता है वो पूरा पता चल जाएगा। रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल, ये हमने पढ़ा हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्टर में जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसी के सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देता है और खुद जाके अटैच हो जाता है। तो ये हमने चैप्टर 1 में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में पढ़ा हुआ है। जिन्होंने भी वो वीडियोस नहीं देखी हैं प्लीज़ जाके देखिए, उसमें अच्छे से समझाया हुआ है। वी हैव सीन इन द प्रीवियस सेक्शन दैट ऑल मेटल्स आर नॉट इक्वली रिएक्टिव, कि सारे मेटल्स इक्वली रिएक्टिव नहीं है। अभी तक हम जितनी एक्टिविटीज़ करते आए हैं देख ही रहे हैं। वी चेक द रिएक्टिविटी ऑफ वेरियस मेटल्स विद ऑक्सीजन वाटर एंड एसिड्स, हमने जो है रिएक्टिविटी मेटल्स की ऑक्सीजन वाटर और एसिड्स के साथ देख ली। बट ऑल द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद दीज रिएजेंट्स, तो सभी मेटल्स जो हैं इन रिएजेंट्स के साथ रिएक्ट नहीं करते। हमने देखा कि कौन से मेटल्स जो ऑक्सीजन के साथ नहीं रिएक्ट किए, वाटर के साथ नहीं किए, एसिड्स के साथ नहीं किए, और जो जिन्होंने रिएक्शन की भी तो उनके अलग अलग रेट्स थे। कोई कुछ ज़्यादा ही विगरसली रिएक्ट कर रहा है, कोई कम विगरसली रिएक्ट कर रहा है। सो वी वर नॉट एबल टू पुट ऑल द मेटल सैंपल्स वी हैव कलेक्टेड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। Displacement reactions studied in chapter 1 give better evidence about the reactivity of metals. It is simple and easy. If metal A displaces metal B from its solution, it is more reactive than B. तो ये सब रिएक्शन देख के ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, एसिड के साथ हम जो है मेटल्स को एक सीरीज में अरेंज कर में थोड़ा सा डिफिकल्टी आ रही है, पता नहीं चल रहा सही से कि किसकी रिएक्टिविटी किससे क्या कैसी है। तो इसको अब हम सही से करने के लिए हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का यूज़ कर सकते हैं, जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ी थी कि कौन सा मेटल किससे ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर वो मेटल जो है डिस्प्लेस कर देता है एक दूसरे मेटल को तो वो ज़्यादा रिएक्टिव है उस मेटल से। तो क्या थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, कोई एक मेटल ए है, अगर हम दूसरे मेटल के सॉल्यूशन के साथ उसको रिएक्ट करवा रहे हैं और अगर उसने उस वाले मेटल को यानी बी के सॉल्यूशन में से बी को ही डिस्प्लेस करके खुद लग गया, इसका मतलब ए जो है ज़्यादा रिएक्टिव है बी से। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम चैप्टर 1 में अच्छे से पढ़ चुके हैं। वही बात इसमें बोली, तो हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का यूज़ करके ही इस सीरीज़ को बनाएंगे कि कौन सा मेटल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम, फिर ऐसे हम एक पूरी सीरीज़ बना देंगे, द रिएक्टिविटी सीरीज़। The reactivity series is a list of metals arranged in the order of their decreasing activities. तो हम रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, एक लिस्ट है मेटल्स की जिसमें हमने मेटल्स को अरेंज किया है उनकी डिक्रीजिंग एक्टिविटीज़ को देखते हुए। आफ्टर परफॉर्मिंग डिस्प्लेसमेंट एक्सपेरिमेंट द फॉलोइंग सीरीज नोन एज द रिएक्टिविटी और एक्टिविटी सीरीज हैज़ बिन डेवलप्ड। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज में आपको उस चैप्टर में भी जब हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पढ़ी थी तो हमें ये रिएक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए थी, मैंने बताया था। और ये बनाई भी कैसे है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के एक्सपेरिमेंट करके ही बनाई है। तो ये तब भी मैंने आपको बताई थी और यहाँ पे भी है, तो ये याद होनी चाहिए कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है पोटेशियम, फिर उससे कम रिएक्टिव है सोडियम, फिर कैल्शियम, ऐसे फिर ये जैसे जैसे ये नीचे जाते जा रहे हैं तो रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। यानी कि सबसे कम रिएक्टिव कौन सा है, गोल्ड। ठीक है, लास्ट में सिल्वर और गोल्ड है ना, सबसे कम रिएक्टिव गोल्ड है, सबसे ज़्यादा पोटेशियम रिएक्टिव है। अच्छा, आप क्वेश्चंस आ गए। वाई सोडियम कैप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल, ये हम आंसर पहले ही देख चुके हैं। राइट इक्वेशंस फॉर द रिएक्शंस ऑफ आयरन विद स्टीम, आयरन की स्टीम के साथ, ये सारा आपको ऊपर अभी हम पढ़ते आ रहे हैं उसमें सारा कुछ दिया हुआ है। कैल्शियम और पोटेशियम का वाटर के साथ क्या रिएक्शन होगा। और कैम सैम्पल्स ऑफ फोर मेटल्स ए बी सी डी वर कैप्ट वर टेकन एंड एडेड टू द फॉलोइंग सॉल्यूशंस वन बाय वन। तो क्या बताना है, रिजल्ट्स दिखाए हैं। यूज अ टेबल, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट मेटल्स ए बी सी डी। विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा बी। ठीक है, क्यों होगा बी, कॉपर इज अबव आयरन और आयरन इज अबव, क्योंकि हमें देखा रिएक्टिविटी सीरीज में ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, आयरन, और सब कम रिएक्टिव कौन है, कॉपर। और बी मेटल जो है वो आयरन को उसके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर पा रहा है, तो इसलिए वो जो है ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव फिर बी है। उसके बाद दूसरा क्या पूछा है, वट वुड यू ऑब्जर्व इफ बी इज़ एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में अगर हम बी को डालेंगे, ठीक है, तो जब बी को हमने आयरन के साथ डाला था तब उसने आयरन को ही डिस्प्लेस कर दिया था।
तो यानी वो कॉपर तो आयरन से कम रिएक्टिव है, तो कॉपर को भी डिस्प्लेस ही कर देगा। ठीक है, यानी जो है बी जो है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, वो हम बता ही चुके हैं, राइट। अरेंज द मेटल्स ए बी सी डी इन दी ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। तो मेटल ए जो है डिस्प्लेस करेगा कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, जबकि सी और डी जो है डिस्प्लेस नहीं कर रहे हैं। तो जो मेटल ए जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है सी और डी दोनों से। अब जो सी है वो सिल्वर को सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर पा रहा है, तो सी जो है डी, और डी जो है नहीं, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करा उसने, कहीं से कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, यानी कि सबसे कम रिएक्टिव है डी। तो हमें किस में लगाना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव से सबसे कम रिएक्टिव तक पहुँचना है। तो क्या ऑर्डर होगा, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव बी था, और उसके बाद हमने देखा था ए, फिर सी, और सबसे कम रिएक्टिव है डी, ये हमारा ऑर्डर होगा। और क्या बोल रहे हैं, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू द रिएक्टिव मेटल्स, राइट द केमिकल रिएक्शंस व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद डाइल्यूट H2SO4। तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी भाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करने पे, और इनकी रिएक्शंस पहले भी मैं बता चुकी हूँ, फिर से बता देती हूँ। जिंक को अगर हम HCl के साथ कर रहे हैं तो क्या बनेगा, ZnCl2, वो भी बताया था, और साथ में क्या आएगा, H2। अब इसको आप रिएक्शन को, हाँ यही है, हो गई बैलेंस। दूसरी रिएक्शन को क्या कह रहा है, आयरन आयरन को हमें H2SO4 के साथ SO4 के साथ करेंगे तो FeSO4 बनेगा प्लस H2 बनेगा, रिएक्शन बैलेंस है। तो ये हमारा फेरस सल्फेट बन रहा है। What would you observe when zinc is added to the solution of iron to sulfate where the chemical reaction takes place? जब हम जिंक को ऐड करेंगे तो जिंक जो है डिस्प्लेस कर देगा आयरन को आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में से, क्योंकि जिंक जो है मोर रिएक्टिव है, आयरन से रिएक्टिविटी सीरीज हम देख ही चुके हैं। ठीक है, टू फॉर्म अ कलरलेस जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, और इसकी रिएक्शन पहले ही कर चुके हैं हम, जिंक सल्फेट बनेगा। हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट कैसे करते हैं। इन द अबव एक्टिविटीज यू सो द रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद अ नंबर ऑफ रिएजेंट्स। हमने देखा मेटल्स की रिएक्टिविटी किसके साथ, ऑक्सीजन, वाटर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन सबके साथ। Why do metals react in this manner? Let us recall what we learnt about the electronic configuration of elements in class 9th. We learnt the noble gases, which have a completely filled valence shell, show little chemical activity. We therefore explain the reactivity of elements as a tendency to attain a completely filled valence shell. तो हमने देखा है कि 9th क्लास में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी हुई थी एलिमेंट्स की, और हमने पढ़ा था कि जो नोबल गैसेस होती हैं उनका जो आउटर मोस्ट शेल होता है वो कैसा होता है, जो बैलेंस शेल होता है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है। ठीक है, तो इसलिए जो है वो कम रिएक्टिविटी शो करती हैं। इसी वजह से सभी एलिमेंट्स जो हैं अपना जो है बैलेंस इलेक्ट्रॉन बैलेंस शेल जो होता है आउटर मोस्ट शेल, उसे कंप्लीट करने में लगे रहते हैं, टू बिकम स्टेबल, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, ये हम सब पढ़ चुके हैं। Let us have a look at the electronic configuration of noble gases and some metals and non-metals. So we can see from table 3.3 that a sodium 3.3 here a table atom has one electron in its outermost shell. If it loses the electron from its M shell, then its L shell now becomes the outermost shell, and then that has a stable octet. The nucleus of this atom still has 11 proton, but the number of electrons has become 10. So there is a net positive charge giving us a sodium cation Na+. On the other hand, chlorine has 7. ये सब हम किस में पढ़ चुके हैं, 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो ये हमें दिख ही रहा है, देखो क्या ये हमने देखा हुआ है कि हमने उसमें पढ़ा था कि KLMN शेल्स होते हैं, है ना। के वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एल में 8, एम में भी 8 आ सकते हैं, और आउटर मोस्ट वाले में 2 आ सकते हैं। तो जो हमारी नॉर्मल गैस होती हैं, ये हीलियम, नियॉन, आर्गन, इनका जो आउटर मोस्ट शेल होता है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है। तो हीलियम में जो उसका एटॉमिक नंबर है वो 2 ही है, तो उसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके के शेल में कम्प्लीटली फिल्ड है। के शेल की कैपेसिटी ही 2 इलेक्ट्रॉन्स की है, तो कम्प्लीटली फिल्ड है। ऐसे नियॉन का जो है 10 है,
तो उसमें हम फर्स्ट वाले शेल में के वाले में 2 आ गए इलेक्ट्रॉन्स। अब कितने बचे 10 में से 8, तो वो नेक्स्ट शेल में जाएंगे। तो एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, उसकी कैपेसिटी है तो 10 के 10 हो गए और ये कम्प्लीटली फिल्ड भी है। जब इसका कम्प्लीटली फील्ड है ये, तो इसको कोई ज़रूरत ही नहीं है आगे अपना कुछ भी करने का, इसलिए ये स्टेबल है, इसलिए ये रिएक्ट नहीं करते हैं, इसलिए हम इन्हें नोबल गैसेस बोलते हैं। ऐसे आर्गन का है आपका 18 है तो वो 288 हो जाएगा। तो ये सब चीज़ हम 9th में पढ़ चुके हैं। यही बात है हमारा सोडियम के साथ। अब सोडियम का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 281, यानी कि के में 2, एल में 8, अब एक बचा वो एम में जाएगा। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये अब इसके वजह से ये स्टेबल नहीं है। अगर तो ये इसको किस स्टेबल होने के लिए एम में कितने होने चाहिए, 8 आ सकते हैं, तो इसको यहाँ पे 8 बनाना होगा इसको। तो इसके लिए इसको 7 मोर इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तब जाके 8 होंगे। तो 7 तो ये ले नहीं सकता किसी से ना, कोई देगा भी नहीं अपने इलेक्ट्रॉन। तो क्या कर सकते हैं, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है, किसी और के साथ शेयर कर दे सकता है जिसको ज़रूरत हो। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन हट जाएगा तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 8 हो जाए 2 8 हो जाएगी। तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। तो एक इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से, यानी इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो एक नेगेटिव चार्ज कम हो गया तो एक पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज़ हो जाएगा, तभी ये एन ए से एन ए पॉजिटिव हो जाएगा और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2 8। तो ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया फिलहाल, ऑक्टेट पूरा हो गया। ऐसे ही मैग्नीशियम का भी, एल्यूमिनियम पोटेशियम आप देख सकते हैं। तो ये मेटल्स का हमने पढ़ा था कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो है लूज़ कर देते हैं, क्योंकि इनके आउटरमोस्ट शेल में या तो 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये लूज़ कर देते हैं और कैटायंस बन जाते हैं। पॉजिटिव चार्ज उन पे उतना ही आ जाता है जितने इलेक्ट्रॉन्स ये लूज़ करते हैं। नॉन मेटल्स में हमने देखा था उनके आउटरमोस्ट शेल में 7 या फिर 5 6 7 ऐसे ही हमारे को आउटरमोस्ट शेल में उनके मिलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो इनको 2 3 या 1 की, जिसके आउटरमोस्ट शेल में 7 है उसको एक और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है तो 8 हो जाएगा। तो ये क्या कर लेगा, दूसरे से एक ले सकता, अपने 7 तो देगा नहीं ना, एक चाहिए तो एक लेना ज़्यादा ईजी है। ऐसे ही 6 वाले को 2 और चाहिए, 5 वाले को 3 और चाहिए, तो वो ले लेते हैं दूसरे से, ठीक है। तो ये इनके ऊपर जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स ये गेन करते हैं, तो गेन करते हैं यानी इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहे हैं, यानी कि नेगेटिव चार्ज इन पे उतना ही इंक्रीज हो रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो 1 नेगेटिव चार्ज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो 2 नेगेटिव चार्ज होंगे, और 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे तो 3 नेगेटिव चार्ज होगा। और वेरस हमने कार्बन के केस में देखा था कि उसके में 4 होता है आउटरमोस्ट शेल में, तो वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, वो शेयर करके बनाता है अपने बॉन्ड्स को। तो वो उसका अलग चैप्टर है, वो बाद में देखेंगे, वो टर्म 2 में आना है आपका। तो यहाँ पे हमारे को मतलब है मेटल्स नॉन मेटल्स से जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे दी हुई है। तो यही मैंने आपको बता दिया कि जो सोडियम था उसको क्या था, 281 था, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा, देख रहे हैं, तो 28 बन रहा है और सोडियम कैटायन बन रहा है। क्लोरीन की होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, इसको 7 जहाँ पे है वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, तो ये 288 हो जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है तो 1 नेगेटिव चार्ज इस पर इंक्रीज हो जाएगा। तो वही इन्होंने ये सब समझाया यहाँ पे। आफ्टर गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन द क्लोरीन एटम हैज़ गेट अ यूनिट नेगेटिव चार्ज बिकॉज इट्स न्यूक्लियस हैज 17 प्रोटॉन्स एंड देयर आर 18 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स KLMN शेल। ये बात ध्यान रखने की ज़रूरत है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स जो हैं किसी भी एटम में, उसके न्यूक्लियस में जो होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो तो 17 ही रहेंगे, लेकिन चेंज किस में आ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में आ रहा है। 17 से 18 हो रहा है, और अगर 11 थे उस केस में, सोडियम के केस में, तो 10 हो गए इलेक्ट्रॉन्स, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहेंगे न्यूक्लियस में। तो इस वजह से ही हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हो रहा है, इस वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो क्या कह रहे हैं ये कि दिस गिव्स अस अ क्लोराइड आयन एनायन। तो अगर पॉजिटिव मेटल्स जो लूज करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो कैटायंस बनाते हैं, तो उनको पॉजिटिव चार्ज दिखाते हैं और उन्हें क्या बोलते हैं, कैटायंस। और जो नॉन मेटल्स हैं वो गेन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को, तो उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा आ रहा है, तो उन्हें क्या कह रहे हैं, एनायंस बना रहे हैं वो। तो इसलिए क्लोराइड एनायन बनेगा, Cl माइनस बन जाएगा, यानी कि क्लोराइड एनायन बना है। सो बोथ दीज एलिमेंट्स कैन हैव अ गिव एंड टेक रिलेशन बिटवीन देम एज फॉलोज। तो दोनों ही एलिमेंट्स गिव एंड टेक रिलेशन कैसे बना सकते हैं, तो सोडियम के पास देख रहे हैं
इनके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अगर हम बनाना चाहें तो ये होता है सोडियम के जो हमारा आउटरमोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही हमें दिखाने होते हैं। तो सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होता है 1। तो ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। क्लोरीन का आपसे कोई पूछेगा तो आपको क्या से दिखाना होगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके आउटरमोस्ट शेल में 7 है ना। 287 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है तो आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आपको 7 इलेक्ट्रॉन्स दिखाने हैं। यहाँ पे इन्होंने क्रॉस करके क्रॉस सिंबल इसलिए बनाया क्योंकि सोडियम वाले पे इलेक्ट्रॉन को वो डॉट से बता रहे हैं और क्लोरीन वाले को वो इलेक्ट्रॉन्स को भी बताना चाहते हैं कि अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स है, वो क्लोरीन के हैं वो सोडियम के, इसलिए अगर आपको सिंपल बोल दिया जाए कि इलेक्ट्रॉन ड्रॉप स्ट्रक्चर बनाइए क्लोरीन का तो आप ऐसे बना सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भी दिखा ही सकते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, एक जब हम दोनों को दिखा रहे तो हमने बस जस्ट टू रिप्रेजेंट कि डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो सोडियम का इलेक्ट्रॉन है और वो क्लोरीन का, इसलिए सिंबल जो डिफरेंट यूज़ कर लिए। तो सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन था बाहर, क्लोरीन के 7, तो ये अगर ये इसके साथ शेयर कर लेगा मतलब कि ये अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा तो ये भी स्टेबल हो जाएगा सोडियम और क्लोरीन के पास भी अपना ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो ये ऐसे दिखाएंगे आप, NaCl बन गया। फॉर्मेशन ऑफ जो सोडियम क्लोराइड होता है, जो हम रिएक्शन लिखते हैं कि भाई Na+Cl गिव्स यू NaCl, तो बेसिकली हो क्या रहा होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स का जो गेन और लूज हो रहा होता है इस वजह से। सोडियम एंड क्लोराइड आयंस बीइंग पॉजिटिवली चार्ज, तो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इस पे पॉजिटिव आ गया, क्लोरीन ने 1 गेन किया तो इसके पास 1 नेगेटिव आ गया। तो दोनों के पास 1 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव आया है, अपोजिटली चार्ज हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। हमने पढ़ा हुआ है अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट और लाइक चार्जेस don't attract, right? Sodium and chloride ions being oppositely charged attract each other and are held by strong electrostatic forces of attraction. तो इन दोनों के बीच में strong electrostatic forces होंगी attraction की, to exist as sodium chloride, जिससे कि ये sodium chloride की form में exist करेंगे. It should be noted that sodium chloride does not exist as molecules but aggregates of opposite charged ions. तो हमें ये ध्यान रखना है कि सोडियम क्लोराइड जो है एक मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि एक अपोजिटली चार्ज आयंस के एग्रीगेशन के तौर पे, मतलब कि 2 अपोजिटली चार्ज आयंस जो हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू अटैच हैं एक दूसरे से, उस फॉर्म में हमें ये एग्जिस्ट करता है। लेट अस सी द फॉर्मेशन ऑफ वन मोर आयनिक कंपाउंड मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम की क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282, है ना। क्यों? क्योंकि इसमें 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एटॉमिक नंबर है, सॉरी। तो फिर इसको ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर देगा तो ये यहाँ पे स्टेबल हो जाएगा, तो इसने लूज़ कर दिया। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए हैं तो 2 पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा, क्योंकि 2 नेगेटिव चार्ज कम हो गए तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया ना उतना ही। ऐसे क्लोरीन का तो हम देख ही चुके हैं, उसने तो गेन करना है तो Cl- क्लोराइड एनायन ही बनाएगा। अब क्या है, अब इस एक क्लोरीन को तो एक ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो मैग्नीशियम के पास तो 2 हैं इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल में, तो एक मैग्नीशियम के साथ 2 क्लोरीन ज्वाइन करेंगे, तभी एक मैग्नीशियम का जो है 1 इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर लेगा, 1 ये कर लेगा। और फिर यहाँ पे क्या होगा, मैग्नीशियम ने तो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए तो इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आएंगे, और ये यहाँ पे 2 क्लोरीन हमने यूज़ किए, तो इसलिए हमने यहाँ पे ये सबस्क्रिप्ट में हम 2 दिखा रहे हैं कि 2 क्लोरीन यूज़ किए हैं, ना कि हम ऊपर 2 नेगेटिव दिखाएंगे। The compounds formed in this manner by the transfer of electrons for a formation metal to a non-metal are known as ionic compounds और electrovalent compounds। जो ये compounds इस तरीके से फॉर्म होते हैं जिसमें ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है मेटल से नॉन मेटल तक। मैग्नीशियम और सोडियम क्या थे, मेटल है, क्लोरीन क्या नॉन मेटल है, तो मेटल से नॉन मेटल में ट्रांसफ़र हो रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन्स, तो ये ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड्स या फिर इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। ये सारी डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। कैन यू नेम द कैटायन एंड एनायन प्रेजेंट इन MgCl2? क्या आप कैटायन और एनायन का नाम बता सकते हैं जो MgCl2 में एग्जिस्ट कर रहे हैं, बताइए। तो मैग्नीशियम कैटायन है, Mg2+ है, और उसमें Cl जो है 2 हैं उसमें, राइट। अब क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड,
तो आपसे एक तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स वगैरह पूछे जा सकते हैं, तो वो आपको पता होने चाहिए कि उसके लिए आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए, तभी आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। उसमें हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दिखाने होते हैं जो आटोमोस्ट शेल में होते हैं, वो मैंने आपको अभी बताया भी। Properties of ionic compounds. To learn about the properties of ionic compound, let us perform the following activity. Take samples of sodium chloride and potassium iodide, barium chloride and any other salt from the science laboratory. ये सारे हमें ले लेने हैं, sodium chloride, potassium iodide. What is the physical state of these salts? Take a small amount of sample on a metal spatula and heat them directly on the flame. Repeat with other samples. What do you observe? Did the samples impart any color to the flame? तो ये सारे सैंपल्स हमें लेने हैं अलग अलग। स्पैचुला, स्पैचुला क्या होता है? ये स्पून लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें लैब में मिलेगा आपको। छोटी सी स्पून की तरह दिखता है ये, उसके अंदर हमें थोड़ा सा ये सारे जो कंपाउंड सैंपल्स हमने लिए लेने हैं एक एक करके, और उनको डायरेक्ट फ्लेम पे हमें देखना है। फिर हमें कलर चेंज देखना है कि फ्लेम का कोई कलर चेंज हो रहा है, ठीक है, या नहीं हो रहा है, क्या कंपाउंड मेल्ट हो रहा है, या फिर जो भी ऑब्जर्वेशन है वो हमें सब देखनी है। ट्राई टू डिज़ोल्व द सैम्पल्स इन वाटर। सैम्पल्स को हम फिर वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, पेट्रोल में और केरोसिन में, और देखेंगे कि क्या वो सोल्यूबल है इन तीनों ही चीज़ों में। मेक अ सर्किट एज शोन इन फिगर 3.8। और फिर जैसे ये सर्किट दिया हुआ है फिगर 3.8 में बनाना है हमें, and insert the electrodes into the solution of one salt. What do you observe? Test the other salt too. What is the influence of the? तो हमें सर्किट कैसे बनाना है कि बीकर में हमें क्या लेना है, एक ग्रेफाइट रॉड लेनी है, सॉल्ट सोल्यूशन लेना है अंडर टेस्ट। जो जिस सॉल्ट का मतलब ये जो हमारे ये सॉल्ट है इनका सोल्यूशन लेना है, और ये हमारे को ग्रेफाइट रॉड लेनी है, बैटरी लगानी है, बल्ब लगाना है, स्विच लगाना है, राइट, और फिर ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करनी है। तो ये सब हम करके देखेंगे आप लोग लैब में, और फिर बताएंगे क्या होता है, ठीक है ना। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ सम आयनिक कंपाउंड्स। ये हमें दिए हुए हैं कुछ आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। यू मे हैव ऑब्जर्व द फॉलोइंग जनरल प्रॉपर्टीज फॉर आयनिक कंपाउंड्स। तो ये जो है कुछ फिजिकल जनरल प्रॉपर्टीज दी हुई हैं आयनिक कंपाउंड्स की। फिजिकल नेचर कैसा होता है आयनिक कंपाउंड्स का? ये सॉलिड होते हैं and are somewhat hard because of the strong force of attraction between the positive and negative ions, और थोड़े से हार्ड होते हैं बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम देयर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। जैसे कि सोडियम क्लोराइड में सोडियम पॉजिटिव आयन है और कैल्शियम नेगेटिव आयन है, दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसकी वजह से ये हार्ड होते हैं। दीज कंपाउंड्स आर जनरली ब्रिटल, लेकिन ये कैसे होते हैं? ब्रिटल होते हैं। एंड ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड, और जब हम उन पर कुछ ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो ये ब्रेक डाउन हो जाएंगे, इसलिए ब्रिटल भी मानते हैं। ब्रिटल मतलब जो थोड़ा सा दबाने से टूट जाए। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स कैसे होते हैं यानी कंपाउंड्स के? हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है यानी कंपाउंड्स का। क्यों? क्योंकि उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है ना। दिस इज बिकॉज अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन। क्यों हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं? क्यों? क्योंकि ये जो इनके बीच में स्ट्रॉन्ग आयनिक इंटर आयनिक अट्रैक्शन होता है, जो बॉन्ड होता है, इसे ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। सॉल्युबिलिटी कैसी होती है इनकी? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स कैसे होते हैं? सॉल्युबल होते हैं वाटर में। एंड इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट्स लाइक केरोसिन एंड पेट्रोल। और कैसे होते हैं? केरोसिन और पेट्रोल में इनसॉल्युबल होते हैं। ये जो हम ऊपर एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे ये उसका आंसर है सारा। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है? द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स। अ सॉल्यूशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इन वाटर कंटेन्स आयन। तो जो आयनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन होगा वाटर में, उसमें क्या होंगे? आयंस होंगे विच मूव्स टू द अपोजिट इलेक्ट्रोड। जो अपोजिट इलेक्ट्रोड्स पे यानी कि जो पॉजिटिव आयंस हैं वो नेगेटिव आयंस की तरफ जाएंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे, और जो नेगेटिव आयंस हैं वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास जाएंगे। जैसे ही जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स इन द सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आयनिक कंपाउंड्स जो है सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे, बट अब अगर हम उन्हें वाटर में सॉल्यूशन बना देंगे तब वो इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट करेंगे। बिकॉज मूवमेंट ऑफ आयंस इन द सॉलिड इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि सॉलिड स्टेट में जो मूवमेंट है आयंस की वो पॉसिबल नहीं होगी ड्यू टू देयर रिजिड स्ट्रक्चर। ये हमें सबको पता है, सॉलिड लिक्विड गैस का हमने वो पढ़ा हुआ है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की, सॉलिड्स में कैसे पैकली टाइटली पैक होते हैं मॉलिक्यूल्स।
है ना, तो उसमें कोई जगह ही नहीं होती है मूवमेंट के लिए, तो रिजिड स्ट्रक्चर होता है इस वजह से। बट आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट, ये हम पढ़ चुके हैं। मोल्टन स्टेट मतलब लिक्विड स्टेट में वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। दिस इज पॉसिबल इन दी मोल्टन स्टेट सिंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज आयंस आर ओवरकम ड्यू टू द हीट। ये मोल्टन स्टेट में इसलिए कंडक्ट करते हैं क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था इनके बीच में, जो अपोजिटली चार्ज आयंस थे इनके, वो जो है हीट की वजह से क्या हो जाता है, ब्रेक होना शुरू हो जाता है। दस द आयंस मूव फ्रीली एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए आयंस जो है फ्रीली मूव करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट था, ये आपको सब बता दिया है। क्वेश्चन देखते हैं। राइट द इलेक्ट्रॉन ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। सोडियम और मैग्नीशियम का तो हमने देखा है अभी। ऑक्सीजन का भी आपको बताना चाहिए, उसमें कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर क्या होता है उसका, ऑक्सीजन का, तो करिएगा इसको। ठीक है। शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O और MgO बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड्स, और इनमें क्या क्या आयंस प्रेजेंट है। तो Na2O में तो Na प्लस और O माइनस वाला होगा, और MgO में Mg2 प्लस और O माइनस 2 माइनस वाला। ठीक है ना। तो ये मैं सब आपको करवाऊंगी एक अलग वीडियो में, ज़रूर लेकर आऊँगी इन क्वेश्चंस को, जिससे कि कोई दिक्कत ना हो आप लोगों को। राइट। और क्या दिया हुआ है इसमें, देख लेते हैं। अक्रेंस और मेटल, ये तो हमें करना ही नहीं, बस यहीं तक हम, ठीक है, ये यहीं तक पढ़ना था। इनके क्वेश्चंस का जो ये स्ट्रक्चर वगैरह बनाना है, ये सब मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो ज़रूर लाऊंगी, उसमें बताऊंगी। तो हमारी यहाँ पे केमिस्ट्री ख़त्म हो गई है इस टर्म की। अब हमारा फिजिक्स के 2 चैप्टर रह गए हैं, वो भी जल्दी से मैं करवा दूँगी। बाकी बायोलॉजी हम कंप्लीट कर ही चुके हैं। तो जिन्होंने भी वो सारी वीडियोज़ नहीं देखी हैं, प्लीज़ जाके वो वीडियोज़ ज़रूर देखिएगा। और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप ऑन रिवाइजिंग दीज थिंग्स, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।